हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं इलास्टिसिटी चैप्टर के रिवीजन के साथ। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी चैप्टर का रिवीजन। इलास्टिसिटी बेटा, इस पर्टिकुलर चैप्टर को लोग कई बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से भी बोलते हैं कि मतलब बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों, क्योंकि बेटा ये चैप्टर मतलब ज़्यादा ये चैप्टर वो लोग पढ़ते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, कम वो लोग भी पढ़ते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। बेसिकली रीज़न क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो कितना सरिया डलना है, कितना कंक्रीट डलना है, बेसिकली मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, तभी हम ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर पाएंगे। भले डैम बनना है तो कितने प्रेशर को बियर कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना सरिया चाहिए, कितना कंक्रीट चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। और स्ट्रेंथ कैसी बढ़ाई जाएगी, है ना, हल्का फुल्का अगर मैं हायर लेवल पे जाऊं तो सॉलिड स्टेट का भी यूज करते हैं। जैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो अगर मान लीजिए सिंपल क्यूबिक फैशन में अगर मान लीजिए पैक्ड है मटेरियल, है ना, एटम्स जो अरेंज्ड है सिंपल क्यूबिक या किसी भी मैनर में अरेंज्ड है, तो जो उसमें वॉइड स्पेस अगर उस जगह पे मैं एक पर्टिकुलर साइज को अगर उसको देख लूं और उस पर्टिकुलर साइज का एक एटम वहां पर कहीं तरीके से प्लेस कर पाऊं, है ना, तो बेटा मैं क्या करूंगा, उस मटेरियल को मैं और मजबूत बना पाऊंगा, मैं उस मटेरियल को और मजबूत बना पाऊंगा। हाँ कि ना, है ना, यही चीज यूज कर करके मतलब काफी सारी मतलब ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें तो एलॉय व्हील्स आप बड़ा नॉर्मल है, आप सुनते हैं एलॉयज यूज करे जाते हैं, है ना। इनफैक्ट मतलब ये 2006-7 की बात है जब ट्रैक्टर्स में भी ये चीज यूज होने लग गई थी, है ना। और एलॉय वगैरह मतलब इंडिया में सामे वगैरह कंपनीज थी जिन्होंने यूज किए थे बहुत अच्छे से। और हालांकि कुछ कंपनीज धोखा भी देती थी, एलॉय ऐसे चीजों के बना दी जिनके साइज अप्रोक्सीमेटली एटम्स के बराबर होते थे, जिससे कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती थी पर नाम के लिए तो एलॉय हो जाता था, है ना। तो मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया कि फायदा क्या है, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो मतलब इसकी जो एक्सट्रीम है वो यही है कि हमको मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है और मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है उसके हिसाब से मटेरियल यूज करना है मेरे को। कहीं पर भी जहां पर भी मेरे को मटेरियल डिजाइन करना है, भले गाड़ी डिजाइन करनी हो, भले बिल्डिंग डिजाइन करनी हो, गाड़ी डिजाइन करनी है तो मेरे को मटेरियल स्ट्रांग चाहिए और उसका वेट भी कम चाहिए, है ना। क्योंकि अगर डेड वेट मैं कैरी कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे फ्यूल की जो एफिशिएंसी वो बेकार जा रही बार बार। हाँ कि ना। तो मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इलास्टिसिटी है, इसमें मेरे को डील तो ये करना मटेरियल्स के साथ ही कुछ कि मटेरियल कितना खिंच जाएंगे, है ना, कितना मतलब उसमें खिंचाव आ जाएगा पर्टिकुलर फोर्स पे, कितना वो मैक्सिमम लोड बियर कर सकते हैं, इन सब बारे में मेरे को चर्चा करनी है। तो बेटा देखिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेटा इसमें जो पहली चीज है जो आपको पढ़नी है दैट इज इलास्टिक बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज नाम से ही पता आपको इलास्टिक बॉडीज कौन सी बॉडीज होती है जिसपे फोर्स लगाओ तो डिफॉर्म हो जाएंगी एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड दे अटेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। जो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए तो वैसी बॉडीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं बेटा, जिन बॉडीज पे जब मैं फोर्स लगाऊं तो वो डिफॉर्म हो जाए, जिन बॉडीज पे जब मैं फोर्स लगाऊं तो डिफॉर्म हो जाए, बट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड दे एक्वायर देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। और प्लास्टिक बॉडीज क्या है, वो भी बेटा कुछ सर्टेन फोर्स लगाने पे वो भी डिफॉर्म होती हैं, बट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड दे डू नॉट एक्वायर देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या ये बात समझ में आ गई है, वो कंप्लीटली अपनी शेप रीगेन नहीं करती हैं और ऐसी बॉडीज को बोला जाता है प्लास्टिक बॉडीज। ऐसी बॉडीज को क्या बोला जाता है बेटा, प्लास्टिक बॉडीज। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। तो अब देखिए मेरे को हालांकि जो जिन बॉडीज को मेरे को डील करना दैट आर इलास्टिक। अब बेटा देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक बॉडी है, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल कैसी भी शेप की बॉडी है, सरिया हो सकता है, मैंने इस पे फोर्स लगाया लेंथ के अलोंग। कैसा फोर्स लगाया, लेंथ के अलोंग। यहां पर बेटा मैं टर्म डिफाइन करता हूं स्ट्रेस। क्या डिफाइन करता हूं, स्ट्रेस, है ना। मैं जब कोई मटेरियल मान लो कि अगर मेरे को मटेरियल की जब स्ट्रेंथ बतानी होती कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है तो हम वो मटेरियल की स्ट्रेंथ बताते हैं हमेशा स्ट्रेस की फॉर्म में, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया के फॉर्म में। हम टेंशन से नहीं बताते हैं कि ये 100 न्यूटन पे टूट जाएगा या 200 न्यूटन पे या 1000 न्यूटन पे या 10,000 न्यूटन पे। कौशल के पड़ोसी इधर देखो, तो हम ये नहीं बताते न्यूटन में, क्योंकि अगर इतना मटेरियल है और इतना मटेरियल है तो टेंशन तो अलग अलग होगी, पर टेंशन पर यूनिट एरिया इतना मटेरियल हो या भले इतना मोटा मटेरियल हो, टेंशन पर यूनिट एरिया, वन एरिया में कुछ बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ना है और तो मटेरियल टूट जाएगा। हाँ ना बोले यार। तो वो स्ट्रेस है जो मेरे को बताएगी कि मटेरियल कब टूटेगा। वो ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो यूनिट एरिया पे कितने फोर्स है, यूनिट एरिया में कितना फोर्स चाहिए, यूनिट एरिया को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, फिर वो पतली वायर हो, वो मोटी वायर हो, वो बहुत मोटी वायर हो, टेंशन पर यूनिट एरिया तो वही चाहिए तोड़ने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर बेटा हम एक टर्म डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स है ना, लेंथ के लॉन्ग फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या आ रही है प्यारे बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरी चीज होती है स्ट्रेन। क्या होती है? स्ट्रेन। एक बार हम सहज को ऐसे पकड़ के घुमा रहे थे, है ना, उसका हाथ दर्द होने लगा, घर वालों ने उनको बहुत बुरा भला बोला, है ना, हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोला कि इसके हाथ में स्ट्रेन आ गए, इसके हाथ में। मैंने कहा वही फिजिक्स वाला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ? कहते हैं हाँ बिल्कुल वही फिजिक्स वाला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब वन लेंथ में जो चेंज आता है, किस में जो चेंज आता है? वन लेंथ में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। वन लेंथ में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। अगर L लेंथ में x का चेंज आया तो वन लेंथ में प्यारे बच्चों किसका चेंज आएगा? x बाय L का। वन लेंथ में जो चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, है ना, दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे। तो बेटा वन लेंथ में चेंज क्यों मैं डिफाइन करने में इंटरेस्टेड हूं? अगर कोई मटेरियल टूटना है ना बेटा, अगर कोई मटेरियल टूटना है या खिंचाव कितना ज्यादा है तो बेटा दैट इज नॉट इलोंगेशन जो मेरे को बताएगा खिंचाव कितना ज्यादा है। मान लो मटेरियल मेरे पास 1 मीटर लेंथ की वायर हो, उसमें खिंचाव अगर 1 सेंटीमीटर का है और 10 मीटर की वायर में भी 1 सेंटीमीटर का है, तो टूटने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? 1 मीटर की वायर की। किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? 1 मीटर की वायर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 1 मीटर की वायर की पॉसिबिलिटी टूटने की ज्यादा है क्योंकि उसमें बॉन्ड। बेटा पता है क्या है, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम, ये छठा एटम, सबके बीच का कुछ कुछ इलोंगेशन बढ़ेगा तो फाइनली साइज बढ़ेगा। हाँ ना बोलो यार। तो अगर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में बोल रहा हूं ना, तो ओरिजिनल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने। हाँ ना बोलो यार। जितनी लेंथ ज्यादा उतने बॉन्ड ज्यादा इन्वॉल्व है और हर बॉन्ड में कुछ इलोंगेशन आ रहा है। तो खिंचाव एक्चुअली मेरे को पता है किससे पता लगेगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किससे पता लगता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितना एक बॉन्ड में खिंचाव है। क्या दो आ गया समझ में यार? हाँ ना बोलो यार। तो स्ट्रेन भी यहां पे भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ के अलोंग ही खिंचाव हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये टर्म भी मेरे को क्या बता रही है? इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ। ये टर्म भी बता रही है कि बॉन्ड में कितने इलोंगेशन है। क्या बता रही है? हाँ ना बोलो यार। खिंचाव में कितने खिंचाव से टूट गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग मटेरियल अलग अलग खिंचाव पे टूटेगा। पर बेटा अगर वही लोहे का मटेरियल है ना, लोहे की एक वायर है, दूसरी वायर है, तीसरी वायर है, चौथी वायर है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पे टूटेंगे, एक पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि बॉन्ड कितना खिंचने के बाद टूटेगा वो हर एक के लिए सेम होगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? आ गई है? तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। अब बेटा अगर ये है, इसको मैं खींच रहा हूं, तो इस टाइम पे बहुत ध्यान समझे, इसमें जो फोर्स डेवलप होगा ना बेटा, कितना फोर्स चाहिए। मान लो इसको x खींच दिया, तो क्या आप ये बात समझ सकते हैं? जितना x ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा खींचने के लिए। वैसे तो आपको फील नहीं होगा कि लोहे के मटेरियल को अगर मेरे को खींचना है तो खींच सकता है या नहीं खींच सकता। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे आप रबर को खींच के छोड़ते हैं ना, वहां पर बस आप मशीन से आप क्या करेंगे, एक सरिये को पकड़ के खींचेंगे, 1 मीटर के सरिये को 1.5 मीटर का करके छोड़ेंगे और लगभग वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा टक से, जैसे रबर कर लेता है ना। हालांकि ये बात अभी आपको महसूस करना मुश्किल है क्योंकि आप नहीं खींच पाते है ना। तो मतलब ऐसा ना सोचे कि कोई चीज आपने नहीं देखी तो होती नहीं, पेरिस आपने नहीं देखा पर एग्जिस्ट करता है ना। तो बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुने, जो इलोंगेशन जितना ज्यादा होगा उतना आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? इतना फील कर सकते हो ना यार, रबर से भी फील आ रही है ना। अभी मैं हल्का सा फील कराने की कोशिश करता हूं। अच्छा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी ना फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि इलोंगेशन बॉन्ड में कम आया। वही इलोंगेशन है 1 मीटर में, वही इलोंगेशन है 10 मीटर में। तो 10 मीटर में अगर वही इलोंगेशन आया ना, तो बॉन्ड लेंथ में 1/10 का इलोंगेशन आया उसके कंपैरिजन में। क्या दो आया बेटा? अभी मेरे को आशीष सर मिले बाहर, है ना, पिछले साल तक सोनल सर मिलते थे, तो उन्होंने बताया सर ऐसा ग्राफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऐसा होता है ना, ये लगभग कह रहे 89.99 डिग्री होता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ये बॉन्ड लेंथ है। अब देखो बेटा, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बेटा -du/dx फोर्स होता है, उतना ज्यादा स्लोप बढ़ जाएगी, उतना ज्यादा फोर्स आ जाएगा, उतना ज्यादा फोर्स आ जाएगा। तो बेटा बेसिकली बॉन्ड लेंथ जितनी बढ़ेगी ना उसके प्रोपोर्शनल बेटा टेंशन आने वाली है। टेंशन इसके प्रोपोर्शनल में है कि खाली इलोंगेशन कितना ज्यादा है, इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ कितना ज्यादा, इलोंगेशन पर यूनिट क्या दो आ गया। क्या खाली x और l पे डिपेंड करेगा? और कोई पैरामीटर भी होना चाहिए? एरिया।
इतने एरिया की वायर होगी उसको खींचना आसान होगा, इतने मोटे एरिया की वायर को खींचना मुश्किल होगा। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतने बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतने बॉन्ड ज्यादा होंगे, तो उतना मेरे को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अरे हाँ ना बोलो यार, ये बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे। अरे कह दो आ गया, हाँ ना बोलो यार। और लेंथ ज्यादा है तो भी बेटा मतलब क्या है, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, ये एटम्स की लेयर है, जितनी एटम्स के बॉन्ड ज्यादा होंगे, हर एक बॉन्ड ने कुछ कुछ बढ़ना है, तो उससे फाइनली इलोंगेशन आना है, टोटल इलोंगेशन, हर एक में कुछ इलोंगेशन आएगा। तो लेंथ ज्यादा है तो वही इलोंगेशन का मतलब है, बॉन्ड लेंथ में इलोंगेशन कम है और बॉन्ड लेंथ में इलोंगेशन कम है तो टेंशन कम आई। कह दो आ गया समझ में यार? अरे हाँ ना तो बोलो यार, पक्का समझ में आ गया? आप सोचिए यार, कोई भी मटेरियल है जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स आएगा, पर सोचो जो खिंचाव आपको देखने में खाली इलोंगेशन लग रहा है, वो इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ देखना, हर 1 मीटर में कितना खिंचाव आ रहा है। कह दो आया? नहीं आया? समझ में आ गया? तो बेटा F इज प्रोपोर्शनल टू x बाय एल इंटू ए। तो यहां से बेटा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं y, यंग्स मॉडुलस y a बाय एल इंटू एक्स। कुछ F इक्वल्स टू के एक्स टाइप का आ गया। अगर इसको मैं देखूं तो ये पता क्या है, F बाय ए पता क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या हमको समझ में आ पाया है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल ही आसान बात है बेटा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा चाहिए होगा खींचने के लिए, वही एक्स लेंथ है, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं जिनको मेरे को खींचना है। कह दो आगे, हाँ ना बोलो? जितना इलोंगेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा चाहिए होगा, पर लेंथ ज्यादा है तो एक्चुअली बॉन्ड्स में खिंचाव कम आ रहा है। क्या आप ये बात समझ गए? अरे हाँ ना तो बोलो। लेंथ अगर ज्यादा है तो एक्चुअली बॉन्ड्स में जो खिंचाव आ रहा है वो कम आ रहा है। आप रबर को ही लीजिए यार, कोई भी रबर होती है ना, रबर जिसको आप चोटियां वोटियां में लगाते हैं, बड़ी लेके खींचेगा, आराम से खींचेगी। छोटा सा पार्ट लीजिएगा, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, जस्ट लाइक स्प्रिंग। अरे हाँ ना बोले यार? के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कई बात याद आ रही है? तो बेटा F इज y a बाय एल इंटू एक्स, दैट इज F के एक्स टाइप का आ गया। F किस टाइप का आ गया? के एक्स टाइप का। अगर F के एक्स टाइप का है प्यारे बच्चों, अगर F के एक्स टाइप का है तो पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप की होनी चाहिए? हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप की। कह दो आगे यार, F dx F dx F dx, जो इलोंगेशन मेरे को खींचने में उसको जो वर्क करना पड़ेगा, उसको मटेरियल को इलोंगेट करने में जो वर्क करना पड़ेगा, अगर F के एक्स टाइप का है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप की होगी। बोलो आया? मुश्किल है क्या? पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा? F dx छोटा सा है, निकाल के दिखाओ, ये समझ में आ गया? 0 से x तक इंटीग्रेट कर दो यार, y a बाय एल इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसको k कह दो, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ ना तो बोलो यार? तो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म की आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्म की, और वो तो आनी ही थी, और वो तो आनी ही थी। कह दो आ गया समझ में यार? प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो फोर्स आ रहा है बेटा वो y a बाय एल एक्स आ रहा है। फोर्स कह रहा है बेटा y a बाय एल एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां से आ रहा है F इक्वल टू y a बाय एल एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोलो यार? और अगर फोर्स ये आ रहा है और लेंथ ज्यादा होने पे कम क्यों आ रहा है? क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो बेटा जितनी लेंथ ज्यादा है उतने बॉन्ड ज्यादा है, हर बॉन्ड में कुछ इलोंगेशन आ रहा है, और बॉन्ड में जितना इलोंगेशन है उसके प्रोपोर्शनल में फोर्स आना है। तो लेंथ ज्यादा तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, एक बॉन्ड में इलोंगेशन कम हो जाएगी। कह दो आ गया? हाँ ना बोले? तो L ज्यादा होगा तो फोर्स कम आएगा। कुछ कुछ ऐसा ही आया था स्प्रिंग में भी। बेटा आप सोचो ना, अगर रबर इतना बड़ा हो, इतना बड़ा रबर हो, उसको अगर 1 सेंटीमीटर खींचना है, और अगर 1 सेंटीमीटर के रबर को 1 सेंटीमीटर खींचना है, तो खिंचाव कब ज्यादा आएगा? जब 1 सेंटीमीटर का, तो उस टाइम मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो F इज y a बाय एल एक्स, तो L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? अगर फोर्स के x होता तो पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, हाफ y a बाय एल एक्स स्क्वायर। हाँ ना बोलो यार? अब इसके बाद बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कहां पे? जहां जहां खिंचाव है, और खिंचाव कहां पे? पूरे A इंटू एल वॉल्यूम में। इतनी वॉल्यूम में हर जगह बॉन्ड की कुछ लेंथ बढ़ी है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कहां पे? AL वॉल्यूम में। कितनी वॉल्यूम में स्टोर्ड है? जहां जहां खिंचाव है वहां वहां स्टोर्ड है, जहां खिंचाव है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ ना बोलो यार? तो ये AL वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम अगर पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, एनर्जी डेंसिटी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो
तो एनर्जी डेंसिटी प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर बाय ए एल। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए यहां से कट जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये क्या हो गया स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। कह दो, आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा अभी पढ़ा था स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को हम स्ट्रेस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वैसे अगर मैं बताऊं तो। अब अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, बेटा अभी यही तो लिखा था एफ बाय ए अपॉन एक्स बाय एल इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, हाँ ना बोले, यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो बेटा यहां से स्ट्रेन क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन को लिख सकता हूं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस। यही क्वेश्चन में जो यूज होने वाला जो रिलेशन होता है वो ये होता है, लेकिन बेटा मतलब जेई मेंस नीट जैसे एग्जाम में तो खाली ये पूछ लिया जाता है एनर्जी डेंसिटी के तीनों फॉर्मूले बताओ कौन कौन से हैं। तो बेटा क्या क्या आ रहे हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर बाय 2y। बेटा डिराइव कैसे किया, बेटा अगर फोर्स kx टाइप का तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, al से डिवाइड कर दिया, a कट गया, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस से तो स्ट्रेन आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। जो फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होने वाला वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, जो क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, जो क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी प्राण नहीं निकल रहे, हाँ ना बोलो, आगे है पक्का, आगे है। तो बेटा मैंने क्या क्या पढ़ लिया, बेटा मैंने पढ़ लिया कि जो फोर्स आ रहा है वो वाई ए बाय एल एक्स आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड कहां पे होगी, जहां जहां पे इलोंगेशन है, इलोंगेशन का है पूरे मटेरियल एल वॉल्यूम में, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आई हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2y। क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाँ ना बोले। अब जैसे कह देंगे मान लो ये ए एरिया की एक रॉड है, एल लेंथ है, ए एरिया है, एल लेंथ है, यंग्स मॉडुलस वाई है ना, इसमें मैंने एम मास का एक ब्लॉक लटका दिया, तो पूछ लेंगे इलोंगेशन कितना है, क्या पूछ लेंगे, इलोंगेशन कितना है। तो बेटा इलोंगेशन कितना आएगा, बेटा नीचे को फोर्स लग रहा है mg, और टेंशन कितनी डेवलप हो जाएगी, बेटा टेंशन डेवलप हो जाएगी, इसमें टेंशन mg आएगी, और टेंशन आनी कितनी चाहिए, मान लो इलोंगेशन अगर x आया तो वाई ए बाय एल एक्स, यही टेंशन आती है, t इक्वल टू के एक्स, हाँ ना बोलो यार। अभी तो बताया x खींचने में बेटा फोर्स कितना लगाना पड़ता है, वाई ए बाय एल एक्स, मतलब उतनी ही इसमें टेंशन जनरेट हो जा रही है। अभिषेक खड़े हो जाए, अभिषेक टेंशन कितनी जनरेट होती है जब x इलोंगेशन होता है, वाई ए बाय एल एक्स, कितने टेंशन जनरेट होती है, वाई ए बाय एल एक्स। तो अगर x से इलोंगेशन है तो टेंशन आएगी ये, और टेंशन mg के बराबर होनी चाहिए। क्या यहां से आप इलोंगेशन निकाल पाएंगे, पक्का निकाल पाएंगे। तो बेटा कितना आ जाएगा इलोंगेशन, वाई ए बाय एल एक्स बराबर mg, तो यहां से क्या x आ जाएगा mgl बाय ए वाई, हाँ ना बोले, ये आ गया इलोंगेशन। अब कोई पूछ ले एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, कह दो आ गया। क्या मैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स कह सकता हूं, ये हो जाएगी टेंशन जिसकी वैल्यू mg, जिसकी वैल्यू क्या है mg x बाय 2, mg x बाय 2। अच्छा ग्रेविटी ने तो वर्क किया है, बेटा मेरी बात सुने, ग्रेविटी ने तो वर्क किया, mg x आधी गई इसके पास,
पोटेंशियल एनर्जी में आधी कहां गई? आधी, क्योंकि बेटा जब मैंने इसको लटकाया तो टेंशन थी 0, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा? ये आगे जाएगा मोमेंटम के कारण, आगे जाएगा और ऑसिलेट हो के रुक रहा है। और बेटा यहां पर जो मटेरियल है ना बेटा, मटेरियल जो है वो किससे बना है? एटम से। और अगर एटम्स ऑसिलेट होकर रुक रहे हैं तो बेसिकली एटम्स क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स अगर ऑसिलेट हो रहे तो ईएम वेव्स जनरेट होगी, दैट इज कुछ एनर्जी का डिसिपेशन हो गया, तो आधी एनर्जी जाती है खाली इसके पास और आधी किस में चली गई? हीट में। आधी किस में चली गई? हीट में, थर्मल एनर्जी में। बोलो आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो बेटा जब मैं एक ब्लॉक को लटकाता हूं, क्या स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता था? क्या स्प्रिंग में भी यही होता है? अलग होता है? स्प्रिंग में भी यही होता है। स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स इंटू एक्स, के एक्स हो गई टेंशन, इक्विलिब्रियम में मान लो भी, तो हाफ एम जी एक्स। जबकि नेचुरल लेंथ पे जहां पर से मैंने छोड़ा था तो ग्रेविटी ने तो एम जी एक्स वर्क की, आधी स्प्रिंग के पास है, आधी ये मूव करता रहा, डैंपिंग होती रही और वो रुक गया। और अगर ये एयर को टकरा रहा था तो एयर को तो वेलोसिटी मिल गई ना, और एयर के पास जो वेलोसिटी है ना बेटा, वही एयर की थर्मल एनर्जी होती है, वही एयर की थर्मल एनर्जी होती है। तो बेटा यहां पर भी तो यही होता था, आधी। अगर कोई कहेगा कि लॉस अगर पोटेंशियल एनर्जी में 10 जूल आया है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है इस बार में? 5 जूल। कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? 5 जूल। हाफ गोज इनटू थर्मल एनर्जी, हाफ गोज इनटू थर्मल एनर्जी। कह दो, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक को समझ में नहीं आ पाए, आ गया समझ। तो अभिषेक क्या इलोंगेशन निकाल पाएंगे? लिख लिया है, फटाक से लिख ले। आधी गई है इसके पास, और बेटा जो वर्क किया ग्रेविटी ने उसका आधा गया इसके पास और आधा थर्मल एनर्जी में, आधा गया पोटेंशियल एनर्जी में और आधा गोज इनटू थर्मल एनर्जी, आधा गोज इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, किया कैसे? इलोंगेशन कैसे बताया? mg नीचे को आ रहा है, टेंशन मान लो x, अगर इलोंगेशन आ गई तो टेंशन क्या है? ya by lx, और टेंशन और mg तो बराबर होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार निशांत। तो यहां से बेटा x आ गया, एनर्जी आ गई, एनर्जी हाफ आ रही है, जो ग्रेविटी ने वर्क किया उसकी हाफ किस में गई? थर्मल एनर्जी में। हाफ किस में गई? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कि और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? और ऐसे बन सकते हैं कि वही ए एरिया की है ना, एल लेंथ की, वाई यंग्स मॉडुलस की एक रॉड है ना, और उससे हमने एक पत्थर को बांध दिया एम मास के और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, है ना। मान लो ये फ्लोर पे है ऐसे, तो mg का कोई रोल नहीं, mg को तो नॉर्मल बैलेंस कर ले, ऐसे घूम रही है ये रॉड, है ना। पूछ लेंगे इलोंगेशन कितना है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? क्या पूछ लेंगे? इलोंगेशन कितना है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा जो टेंशन आएगी, मान लो x का इलोंगेशन आया। अब बेटा देखो इलोंगेशन बहुत कम आता है, इलोंगेशन कैसा आता है? बहुत कम आता है। तो ये ना सोचे कि रेडियस l प्लस एक्स हो जाएगा, सच में l प्लस एक्स हो जाएगा, पर ये सोचना बेकार है। जो टेंशन अगर आप मान भी लो कि रेडियस l प्लस एक्स हो, जो टेंशन जो फोर्स आ रहा होगा सेंटर की तरफ को, वो तो m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। अगर आप r को l प्लस एक्स ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है, प्लीज मेरी बात सुनो। अब टेंशन पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया? स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, हाँ ना बोले? बेटा ये लोहे की रॉड है, अगर आप उस पर पूरा लटक भी जाएंगे ना तो भी उसमें जो इलोंगेशन आएगा ना बेटा, वो लगभग आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे। प्रेशर कुकर में ना जब आप दाल वाल पकाते हैं, इतना अंदर प्रेशर होता है कि अगर आप जब उसमें बिल्कुल प्रेशर बिल्टअप हुआ पड़ा है, अगर आप उस ढक्कन को अचानक से खोल दें, है ना, मतलब वो इतना बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्या आपको प्रेशर कुकर उस टाइम बड़ा दिख रहा होता है? क्या अंदर से इतना फोर्स लग रहा होता है? कभी ऐसा हुआ कि अभिजीत, तुम्हारी मम्मी ने बुलाया, अरे अभिजीत के पापा देखो प्रेशर कुकर बड़ा हो गया? ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लेंथ है ना बेटा, एक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए इसको यहां पे इग्नोर कर दें। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इलोंगेशन आ जाएगा? क्या इलोंगेशन निकाल लोगे? अरे हाँ ना तो बोलो यार। बेटे तो इलोंगेशन आप निकाल लेंगे, इलोंगेशन हम क्या दो आ गया। अब एनर्जी स्टोर्ड बतानी तो कैसे बताएंगे? अगर आपको x पता लग गया तो हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, क्या दो हो गया? नहीं कर पाएंगे? क्या पक्का समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन हम कर पाएंगे? चलिए तो ऐसा करते एक बार निकाल ही लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ रही है बेटा? हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, ताकि ये हो गई टेंशन। और टेंशन क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर एल। टेंशन क्या है? क्या ये बात समझ में आ गई? एम ओमेगा स्क्वायर आर टेंशन तो है ना, इंटू एक्स, और एक्स की जो भी वैल्यू आ रही थी वो यहां से पुट कर देंगे। एक्स कितना आ रहा है? एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू एल बाय ए वाई। हाँ ना बोलो यार, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। पक्का समझ में आ गया? हाँ ना बोले। और अगर आप बहुत ध्यान से इसको अगर देखें तो ये पता क्या आ रही है? हाफ टी एक्स। पहले भी हाफ एम जी एक्स टाइप की आई थी, अभी भी हाफ टी एक्स आई है। पहले हाफ एम जी एक्स आई थी, जो टेंशन थी हाफ टी एक्स, वही आई, वही तो आएगी हर बार, वही आएगी। हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर का मतलब ही यही है, हाफ टी एक्स। हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर का मतलब ही यही है कि ये टी है, हाफ टी एक्स। कितनी एनर्जी स्टोर्ड आई बेटा? हाफ टी एक्स। आ गया समझ में? नहीं आ गया? हाँ ना बोले यार। पक्का आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? हाँ ना बोले। बेटा मेरी बात सुनिए, एनर्जी स्टोर्ड क्या नहीं? हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर। मेरी बात सुन लीजिए, हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, वाई ए बाय एल एक्स है टेंशन, और टेंशन के एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? इलोंगेशन आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू एल बाय ए वाई। अरे कह दो आ गया यार, ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड। हाँ ना बोले। इलोंगेशन यहां से निकाल सकते थे, हो गया है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसी पे? और क्वेश्चन क्या बन सकता है? करें, डिस्कस करें। लिख चुके हैं आप लोग? ये एक रोप है, एम मास की है, आर रेडियस है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा ना, मतलब इस रोप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो ए है। कितना है? ए। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है? ए। तो ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल है ना ये। अब पूछ रहे हैं, हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया। कितने से घुमा दिया? तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि चेंज इन रेडियस कितना आएगा? चेंज इन रेडियस कितना आएगा? करें करें बेटा। सबसे पहली बात इसमें टेंशन कितनी आएगी? सबसे पहली बात क्या है इसमें? टेंशन कितनी आएगी? क्योंकि अगर टेंशन पता लगे तो टेंशन पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, एक्स बाय 2 पाई आर, है ना। अच्छा, चेंज इन लेंथ को मैं ये नहीं कह सकता हूं 2 पाई डेल्टा आर। बेटा अगर लेंथ थी 2 पाई आर तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी? 2 पाई डेल्टा आर। अरे हाँ ना तो बोलो यार। चेंज इन लेंथ हो जाएगी 2 पाई डेल्टा आर, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 2 पाई आर। अरे नहीं आया समझ में? और डेल्टा आर मेरे को निकालना है। हाँ ना तो बोलो यार। खाली मुद्दा पता है क्या है? टेंशन निकालने का। खाली मुद्दा क्या है? दैट इज मैकेनिक्स। अब इस रिंग को आधा कर दो, इस रिंग को आधा कर दो, आधी रिंग को एनालाइज करो। फोर्स क्या रहा है? यहां से टी, यहां से टी। अच्छा, आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 आर बाय पाई पे। कहां पे होता है? 2 आर बाय 2 आर बाय 2 आर बाय 2 आर बाय। अब बेटा देखो, अगर ये घूम रही है, ये टी फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे घूम रही है, तो फोर्स तो 2t आ रहा है। और टोटल फोर्स होता क्या? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मास कितना आधी रिंग का? m/2। तो 2t इक्वल टू m/2 ओमेगा स्क्वायर RC, जो आपने बताया 2r बाय पाई है। यहां से आप बड़े आराम से टेंशन निकाल लेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको टेंशन निकालनी आनी चाहिए घूमती रिंग में, है ना। ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो सेंटर की तरफ को फोर्स आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है 2t। कितना आ रहा है? 2t। टोटल फोर्स होता है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ओमेगा से घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास भी ओमेगा से घूम रहा है, और 2r बाय पाई रेडियस पे घूम रहा है। तो m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस क्या है? 2r बाय पाई। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? लिख चुके हैं? फटाक से लिख लेंगे यार। आप आया है बेटा। लेकिन अगर मान लो कोई मेरे को कह दे कि टेंशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, तो एनर्जी निकालो, तो इलोंगेशन बताओ,
तो कैसे इलोंगेशन बताएंगे, तो कैसे एनर्जी निकालेंगे। जैसे मान लो एक m मास की रॉड है, खाली अपने वेट में ही झूल रही है, ये लटकी हुई है भाई, है ना, सुबह से लेकर रात तक ऐसी लटकी बेचारी। अब कोई कह रहा है बताओ इसमें इलोंगेशन कितना आएगा। m मास की है, l लेंथ की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यंग्स मॉडुलस y है। कोई कह दे इसमें एनर्जी कितनी है, इसमें इलोंगेशन कितना है, तो क्या हर जगह टेंशन इसमें सेम होगी? क्या हर जगह टेंशन सेम होगी? क्या हर जगह स्ट्रेस सेम होगा? तो क्या हर जगह स्ट्रेन सेम होगा? क्या खड़े हो जाए आप तुरंत, अक्षय खड़े हो जाए, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। बेटा मैं समझा रहा हूं ना, मेरी बात तो सुने। हेलो, सब लोग मेरी बात सुनते रहे बहुत ध्यान से। मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने ध्यान से। यहां पर टेंशन हर जगह सेम नहीं है, टेंशन हर जगह सेम नहीं है, टेंशन हर जगह सेम नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई है? अरे हाँ ना बोले। टेंशन हर जगह सेम नहीं है। ये एक्स है, एक्स पे टेंशन कितनी है कोई बता सकता है? किसी एक्स पे टेंशन कितनी आएगी कोई बता सकता है? m मास है l लेंथ का, तो 1 लेंथ का m बाय l, x लेंथ का m बाय l x g, ये वेट हो गया और इतनी ही टेंशन होगी। क्या टेंशन हर जगह सेम है? क्या टेंशन हर जगह सेम है? नहीं। तो क्या स्ट्रेस सेम होगा? स्ट्रेस सेम नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं अच्छा बेटा टेंशन ना वेरी तो कर रही है, पर कोई कहेगा dx के लिए टेंशन में क्या चेंज है? कुछ नहीं है। यहां से अगर मैं x को डबल कर दूंगा, टेंशन डबल हो गई, वेट डबल हो गया। पर मैं करूं कि dx ऊपर गया, तो dx ऊपर जाने में कितना ही वेट बढ़ा? कुछ नहीं। तो हर dx के लिए अगर मैं इलोंगेशन निकाल के जोड़ दूं तो टोटल इलोंगेशन नहीं आ जाएगा क्या? अरे हाँ ना तो बोलो यार। और इलोंगेशन डिपेंड किस पे करता है? जितनी टेंशन ज्यादा होगी, जितनी टेंशन T इक्वल टू के एक्स, उतना ही इलोंगेशन ज्यादा होगा। अरे ध्यान से सुने, जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतना ही इलोंगेशन, जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतना ही इलोंगेशन। और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन तो लीनियरली डिपेंडेंट है एक्स पे, तो कुछ एवरेज का कॉन्सेप्ट तो शायद यूज कर सकता हूं, ऐसा मेरे को लग रहा है। बेटा कौशल का पड़ोसी प्रवेंद्र खड़े हो। बेटा प्रवेंद्र, बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि किसी एक्स पे टेंशन आ रही है m बाय एल एक्स जी, जो dx के लिए कुछ वेरी नहीं करेगा, और टेंशन है जिसके कारण इलोंगेशन आना है, टेंशन है प्यारे बच्चों जिसके कारण इलोंगेशन आ रहा है, टेंशन लीनियरली वेरी कर रही है। अरे इधर देख लो भाई, सबके सब टेंशन लीनियरली वेरी कर रही है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां टेंशन 0 है, यहां मैक्सिमम है mg। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इलोंगेशन निकालने के लिए एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां टेंशन लीनियरली वेरी कर रही है। नहीं आया? मेरे को ऐसा लग रहा है जब वेलोसिटी लीनियरली वेरी करती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। राजकुमार बेटा, जब वेलोसिटी लीनियरली वेरी करती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा मैं एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कर देता हूं। तो मैं क्या कर लेता हूं? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कर लेता हूं। मेरी बात सुने बहुत ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। बेटा जब वेलोसिटी लीनियरली वेरी करती थी तो v dt छोटा 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 इंटीग्रल, छोटा छोटा एरिया, ये लेने से अच्छा है कि आप एवरेज वेलोसिटी से ले लें डायरेक्टली एरिया। यहां पर ज्यादा ले लिया पर यहां पे कम भी तो लिया, तो टोटल एरिया आपको बराबर मिला। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम से भी सेम रिजल्ट आता था। क्या ये बात याद आ रही है? हाँ ना बोले। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है भाई कि टेंशन के कारण इलोंगेशन आना है। कहीं पे टेंशन ज्यादा है, कहीं पे टेंशन कम है। जहां ज्यादा है उस dx में इलोंगेशन ज्यादा होगा, जहां कम है उस dx में इलोंगेशन कम होगा। पर मेरे को लग रहा है अगर मैं एवरेज टेंशन mg/2 ले लूं तो भी मेरे को इलोंगेशन पूरी रॉड में बराबर मिल जाएगा। पर ऐसा करते एक बार चेक करते हैं, मेरे को भी मान लो फील नहीं आ रही। तो ये टेंशन है, टेंशन m/l(x)g, ये टेंशन है, टेंशन पर यूनिट एरिया हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। de मान लो इलोंगेशन आया dx में, de मान लो इलोंगेशन आया, de मान लो इलोंगेशन आया dx में, de मान लो इलोंगेशन आया dx में। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने छोटा सा dx कंसिडर किया है और उसमें इलोंगेशन आया de। ऐसे छोटे छोटे de निकाल के जोड़ना चाहता हूं, तो de कितना आ रहा है? m/l(a)y)g(x) dx का इंटीग्रेशन 0 से l तक सारे के सारे मैं ले लूंगा ये। तो मेरे पास टोटल इलोंगेशन क्या आ गया? l²/2 आएगा, mgl/2ay। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं जो कह रहा था आपको mg/2, ये हो गया एवरेज टेंशन पर यूनिट एरिया स्ट्रेस,
यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इलोंगेशन ई मान लिया एल लेंथ में, अगर मैं एवरेज टेंशन लेता तो भी मेरे को इलोंगेशन वही मिल जाता, क्योंकि बेटा टेंशन लीनियरली वेरी कर रही है। कहीं पे अगर ज्यादा भी मिलता, कहीं पे ज्यादा टेंशन के कारण ज्यादा भी मिलता, तो कहीं पे कम टेंशन के कारण कम भी तो मिलता। टेंशन ऐसे आ रही है, इस टेंशन के कारण कम इलोंगेशन होगा, इस टेंशन के कारण ज्यादा होगा, पर एवरेज के कारण अगर ले लूं तो यहां मैंने ज्यादा कंसिडर कर ली टेंशन, पर यहां उतनी ही कम भी तो कंसिडर करी टेंशन, तो मेरे को इलोंगेशन तो सेम मिलेगा ही मिलेगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आ गया? तो ये आ गया इलोंगेशन। ये क्या आ गया? आप ये मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि dx में टेंशन में कोई चेंज नहीं है। m बाई एल एक्स जी हो गई टेंशन, टेंशन पर यूनिट एरिया से आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ de है, ओरिजिनल लेंथ dx थी। क्या दो आ गया यार? अरे हाँ ना बोलो यार। ये आ गया आपके पास, यहां से छोटा सा इलोंगेशन de, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इलोंगेशन आ जाएगा। अब अगर मान लो कोई कहते एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ना बेटा, वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2y होती है। वो क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2y होती है। वो क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर बाय, सिग्मा क्या होता है? टेंशन, टेंशन ये रही टेंशन पर यूनिट एरिया, तो टेंशन m बाय एल एक्स जी, ये हो गई टेंशन पर यूनिट एरिया, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, ये आ गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी x पे, इनटू a dx, ये छोटी सी एनर्जी हो गई वहां पे। इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से l, तो आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो क्या आ जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, है ना। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा देखो, अभी तक हमने क्या क्या जान लिया बेटा। इलास्टिसिटी में हमने जान लिया बेटा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, अगर कोई मटेरियल है जिसको अगर हमने खींचा, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जो भी उसमें डिफॉर्मेशन आए, भले मैं उसको खींच दूं, उसकी लेंथ को बढ़ा दूं या मैं उसको दबा दूं, जो भी डिफॉर्मेशन आएगा, फोर्स जो आएगा उसके प्रोपोर्शनल में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? एरिया जितना ज्यादा होगा मेरे को फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में? क्योंकि ज्यादा बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, और लेंथ ज्यादा होगी तो फिर फोर्स क्या होगा? कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आ गया था फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए एक्स बाई एल, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया था वाई, एफ इक्वल टू वाई ए बाई एल एक्स। एफ क्या आ गया था प्यारे बच्चों? वाई ए बाई एल एक्स। मेरे को ये याद हो गया है? बिल्कुल याद हो गया। अच्छा, अब बेटा अगर फोर्स के एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर। क्या दो आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहां पे स्टोर्ड होगी? जहां पर टेंशन होगी, है ना। और टेंशन कितने रीजन में बेटा? पूरी एल वॉल्यूम में लगातार टेंशन है, तो एल वॉल्यूम में लगातार अगर टेंशन है तो एनर्जी पूरी एल वॉल्यूम में स्टोर्ड है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी कोई कहेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहेगा, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? इसी को एल से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर बाई एल। क्या दो आ गया? ये कटा, यहां से बेटा क्या आ गया? हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू, हाँ ना बोलो यार, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन बन जाएगा स्ट्रेस, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, है ना, हाँ ना तो बोलो यार पापियों। और स्ट्रेन को हम कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो सिग्मा स्क्वायर। तो स्ट्रेन को हम कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 है। और क्वेश्चन में बेटा सबसे ज्यादा यूज क्या होने वाला है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 है। बोलो आया कि नहीं है ना। इसके बाद बेटा हमने आपको छोटी छोटी सी चीजें कराई, जैसे अगर मान लो कि ये है एक रॉड है, यंग्स मॉडुलस y है, a है, एरिया लेंथ है l, है ना। तो बेटा अगर इसको हमने इस मास से लटकाया तो इलोंगेशन क्या आएगा बेटा? नीचे को फोर्स है mg और ऊपर को होगी टेंशन, तो टेंशन इसी के बराबर होगी, हाँ ना बोले यार। तो अब बेटा टेंशन जो आएगी बेटा वो तो वाई ए बाई एल एक्स आएगी, मान लो, है ना। यहाँ पे इलोंगेशन x है, तो यहाँ से क्या x निकाल पाएंगे, हाँ ना बोले। अगर एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी हाफ वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको बोला था वाई ए बाई एल एक्स को क्या आप बोल देंगे? टेंशन, और टेंशन क्या है? mg, तो ये आ गई mg x बाई 2, दैट इज जो ग्रेविटी ने वर्क किया, आधी गई पोटेंशियल एनर्जी में और आधी किस में गई बेटा? आधी जाएगी थर्मल एनर्जी में। क्या ये बात याद आ गई है? पक्का याद आ गई है। ऐसा ही केस किस में होता था बेटा? कैपेसिटर में। ऐसा ही केस किस में होता था? वहां पर आधी एनर्जी जाती थी कैपेसिटर के पास जब बैटरी वर्क करती थी,
अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता था विपिन, अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता, बैटरी वर्क करती थी बेटा CV² और हाफ CV, बैटरी वर्क करती CV² और हाफ CV² जाती थी कैपेसिटर के पास। क्या ये बात याद आ गई है? ऐसा ही बेटा स्प्रिंग में भी होगा, क्योंकि स्प्रिंग में भी kx वाला ही फोर्स है ना, वहां पर भी आधी जाती है स्प्रिंग के पास और आधी थर्मल एनर्जी में भर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसके बाद अगली चीज ये आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ ना तो बोले। इसके बाद मान लो कि अगर इसमें ये कह दें कि इसको अगर हमने हल्का सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से x खींचा और छोड़ा तो प्रूव करो ये SHM करेगा और टाइम पीरियड निकालो। अगर बेटा फोर्स जो बढ़ेगा बेटा वो तो YA/LX बढ़ेगा। क्या इसको कराऊं, ये समझ में आ गया? तो बेटा अगर फोर्स जो आने वाला है एक्स्ट्रा फोर्स, अब मैं फिर से वही बात जैसे मैं SHM में बोलता kx0 और mg तो बराबर थे, एक्स्ट्रा फोर्स क्या आएगा kx, x खींचने पे, तो एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर भी क्या आएगा YA/LX, इसको कर देंगे m⍵²x और ओमेगा निकालेंगे और 28 से 2π/t के बराबर कर डालेंगे। बोलो आया कि नहीं है? हाँ की ना, कोई दिक्कत? आ गया। इसके बाद बेटा कभी कभी लेकिन इलोंगेशन ऐसी जगह निकालनी होगी जहां पर टेंशन कांस्टेंट नहीं होगी, तो फिर वहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को छोटे छोटे dx में इलोंगेशन निकाल के ऐड करना पड़ेगा, छोटे छोटे dx में पोटेंशियल एनर्जी निकाल के मेरे को ऐड करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट दी टोटल एनर्जी। क्या ये बात याद आ गई है? जैसे है ना, अगर एक रॉड लटक रही है अपने ही वेट से, है ना, मतलब डायरेक्टली खाली उस m मास की रॉड है, a एरिया है, l है लेंथ, है ना, तो बेटा ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, यहां पे ये m मास की रॉड है। कितने मास की रॉड है दोस्तों? m मास की रॉड है। प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, है ना, ये m मास की रॉड है, लेंथ l है, एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है। कोई पूछे अगर इसमें इलोंगेशन क्या आएगा, तो बेटा मैंने आपको बताया भी था कल भी कि जो इसमें इलोंगेशन आने वाला है प्यारे बच्चों, इलोंगेशन जो आएगा टेंशन के कारण आएगा। टेंशन अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगी, टेंशन अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगी। बेटा किसी भी एक्स पे अगर आपको टेंशन निकालनी है तो बेटा कितनी आएगी टेंशन, यहां पर आपने छोटा सा पोर्शन लिया, इसका वेट कितना होगा m/l, ये हो गया 1 लेंथ का मास, बेटा l लेंथ का मास m है, 1 लेंथ का m/l, x का m/lx, g ये हो गया वेट, इतनी ही होगी टेंशन। तो टेंशन आ गई प्यारे बच्चों m/lx g, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंशन जो है बेटा वो x के साथ साथ लीनियरली वेरी कर रही है और टेंशन के कारण इलोंगेशन आना है। और अगर चीज लीनियरली वेरी कर रही तो अगर मैं एवरेज टेंशन लेके भी निकालूं तो भी इलोंगेशन मेरे को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? और अगर आपको लग रहा हो नहीं हम तो भैया हम शरीफ लोग हैं, तो आप dx के लिए मान सकते हैं टेंशन में कोई चेंज नहीं है। dx को बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए पीछे वालों को भी कि हाँ dx बना रहे हैं, नहीं तो पेन की थिकनेस से भी कम है। तो बेटा dx में टेंशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो उस dx में अगर इलोंगेशन लिखना हो तो ये हो गई टेंशन m/lx g, टेंशन पर यूनिट एरिया हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इलोंगेशन आया de और ओरिजिनल लेंथ ही dx, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये हो जाता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, छोटा सा इलोंगेशन आया de, हाँ ना बोले? तो बेटा यहां से de अगर आपको निकालना है तो क्या बन जाएगा m/L/ay g x dx का इंटीग्रेशन 0 से l कर लेंगे, टोटल इलोंगेशन आ जाएगा mg L/2ay, हाँ ना बोले? ये आ गया इलोंगेशन। अरे हाँ ना बोले यार, यही तो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप एवरेज टेंशन ले लें mg/2, है ना, इज यंग्स मॉडुलस इनटू x/l, है ना, तो यहां से भी अगर आप इलोंगेशन निकालेंगे, अगर आपने इलोंगेशन x मान लिया l लेंथ में एवरेज टेंशन लेके, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा mg/2a, ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। क्या ये बात समझ में आ गई? mg/L/2ay, क्या वही चीज मिल जा रही है? बिल्कुल मिल जा रही है। हाँ एनर्जी स्टोर्ड इससे नहीं आ पाई, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड तो सिग्मा स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? तो फिर बेटा जब लीनियर फंक्शन होता है तभी और तभी अगर मेरे को एरिया निकालना हो तभी मैं मिड पॉइंट से निकाल पाता हूं। क्या ये बात याद आ गई है? आइए, तो बेटा अगर मेरे को कोई कहेगा इसमें एनर्जी बताओ, तो फिर बेटा मैं कैसे बताऊंगा? बेटा एनर्जी जो है वो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर बाय 2y है। एनर्जी डेंसिटी बेटा अभी प्रदीप सर ने आपको बताई सिग्मा स्क्वायर बाय 2y। क्या बताई बेटा, बताओ जरा जल्दी से। सिग्मा स्क्वायर बाय 2y है एनर्जी डेंसिटी। सिग्मा स्क्वायर बाय 2y क्या है? एनर्जी डेंसिटी। जो टेंशन पर यूनिट एरिया है बेटा वो है स्ट्रेस। तो अगर सिग्मा स्क्वायर बाय 2y बेटा एनर्जी डेंसिटी है, तो मैं आपको प्यारे बच्चों ये बताना चाह रहा हूं कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो टेंशन के साथ वेरी कर रही है, टेंशन x के साथ वेरी कर रही है।
तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है राणा, एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है राजन बेटा। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट। तो लेकिन मैं dx के लिए मान सकता हूं कि टेंशन चेंज नहीं होगी एंड हेंस एनर्जी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। ये बेकार है। तो बेटा मैं dx के लिए मान सकता हूं एनर्जी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, m/L(x)g हो गया टेंशन, टेंशन पर यूनिट एरिया आ गया स्ट्रेस, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, ये आ गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट x। dx के लिए मान लूंगा 1 वॉल्यूम में यही एनर्जी है तो a dx वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, 1 वॉल्यूम की एनर्जी ये तो a dx में ये हो गई, इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से l तो आ जाएगी टोटल एनर्जी स्टोर्ड। बोलो आया, कोई दिक्कत की बात, हाँ ना बोले। ऐसा करते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, ताकि जस्ट एक बार प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो एक क्वेश्चन बस हम और करेंगे। क्वेश्चन है, ये एक रॉड है, L लेंथ की है, M मास की है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यंग्स मॉडुलस Y है, इधर से फोर्स लगाया प्यारे बच्चों हमने F1, ये पड़ी है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, म्यू 0 है, यहां से फोर्स लगाया F2 और F1 ग्रेटर देन F2 है। F1 अगर ग्रेटर देन F2 है, मेरे को बताना है प्यारे बच्चों इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, क्या बताना है, तो फटाफट से बताने की कोशिश करें इलोंगेशन कितना आएगा। आपको बताना है प्यारे बच्चों इसमें इलोंगेशन कितना आएगा। देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे बेटा, करने के लिए तो एक लाइन लिखनी ही सफिशिएंट रहती है, लेकिन आइए चलिए देख लेते हैं एक बार पहले हल्के हल्के। किसी भी एक्स पे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेंशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन करके ही मेरे को निकालना पड़ेगा। छोटा सा इलोंगेशन dx में, यहां पर भी टेंशन x के साथ साथ वेरी करेगी। आइए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अभिनव आनंद बेटा इधर देखेंगे, बेटा अगर टोटल फोर्स देखो म्यू 0 है, F1 इधर है, F2 इधर है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल। अब बेटा किसी x पोर्शन को अगर मैं देखूं, किसी x पोर्शन को अगर मैं देखूं, तो बेटा यहां पे मान लो टेंशन T है, यहां पे F2 फोर्स लग रहा है, तो T माइनस F2 ये हो गया टोटल फोर्स। करेक्ट है इनकरेक्ट है, हाँ ना बोले। T माइनस F2 हो गया प्यारे बच्चों टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पोर्शन का मास क्या हो जाएगा बेटा, x लेंथ का मास तो m/L(x) हो जाएगा। ma की वैल्यू F1 माइनस F2 ये पुट कर दीजिए यहां पे, और यहां से आपके पास T आ जाएगा F2 प्लस F1 माइनस F2 x/L, हाँ ना बोले। ऐसा लग रहा है जैसे F2 टेंशन थी, F1 माइनस F2 का इंक्रीज आया, L लेंथ में तो 1 लेंथ में F1 माइनस F2/L का इंक्रीज आएगा, X में F1 माइनस F2/LX का इंक्रीज आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया। F1 टेंशन थी, F2 माइनस F1 बढ़ गई, 1 लेंथ में F1 माइनस F2 बढ़ेगी, F1 माइनस F2 टोटल इंक्रीज आ रहा है L लेंथ में, तो 1 लेंथ में आएगा F1 माइनस F2/L, X लेंथ में इनटू X। क्या दो आगे समझ में भाई लोग। अब प्यारे बच्चों अब देखिए अगली बात क्या है, हर्ष बेटा समझ में आ रहा है, इतने परेशान काहे हो। टेंशन फिर से x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, टेंशन फिर से x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब मैं एवरेज टेंशन लेके F1 प्लस F2/2 लेके इलोंगेशन बड़े ही मजे से निकाल सकता हूं, है ना। लेकिन अगर आपका मन हो नहीं, हम तो ईमानदार लोग हैं, हम इतनी जल्दी से नहीं करेंगे, है ना। तो dx के लिए मान लीजिए टेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो F2 प्लस F1 माइनस F2/L इंटू x, ये हो गई टेंशन। टेंशन पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा प्यारे बच्चों स्ट्रेस। क्या ये बात समझ में आ गई। और स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन हो जाएगा DE इलोंगेशन आया dx लेंथ में, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इलोंगेशन। क्या दो आ गया, ओ स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन। क्या दो आ गया। मधुसूदन बेटा समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है। क्या देख रहे हो, इधर देखो ना, तो यहां से छोटा सा इलोंगेशन निकाल के इसको इंटीग्रेट कर डालेंगे, तो बेटा क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, छोटा सा इलोंगेशन निकल के आ रहा है, AY नीचे आ गया, थोड़ा सा मदद कर देंगे बेटा फटाफट से, यहां पे आ जाएगा F2L इंटीग्रेट होके। इतना सोच पाएंगे ना यार, बिल्कुल आराम से यार। और यहां क्या, ओ ये F1 माइनस F2 था, F1 माइनस F2/L, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा L²/2, तो ये L कट जाएगा, L/2 आ जाएगा, हाँ ना बोलो यार, नहीं आया। अब बेटा ये क्या बन गया, अच्छा ये यहां पे भी तो इंटीग्रेट किया, छोटे से मतलब छोटे छोटे इलोंगेशन ऐड कर दिया। अरे क्या दो आ गया यार, तो ये कितना आ गया, अरे ये समझ में आ गया।
मैंने डायरेक्टली डीई लिखा और इधर ले जाके बेटा इंटीग्रेशन, मतलब मैंने दिखाया नहीं, डायरेक्टली कर डाला। समझ में आ गई बात? छोटे छोटे इलॉन्गेशन को डीई का समेशन करना है 0 से एल तक, है ना। एल कॉमन आ गया, ए वाई आ गया। अब ध्यान से देखिए, F2 प्लस F1 माइनस F2 बाई टू क्या बन जाएगा? F1 प्लस F2 बाई टू। और मैंने पहले से ही बता दिया था आपको, यही आएगा बेटा। F1 प्लस F2 बाई टू, ये हो गया एवरेज टेंशन पर यूनिट एरिया, एवरेज स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। इलॉन्गेशन ई मान लिया एल लेंथ में। क्या दो आ गया यार? हाँ ना बोले यार? तो जब भी अगर टेंशन अगर लीनियर फंक्शन होगी, जब भी टेंशन अगर लीनियर फंक्शन होगी, तो बेटा एवरेज लेके आप इलॉन्गेशन निकाल सकते हैं। क्या दो आ गया? क्योंकि टेंशन के कारण इलॉन्गेशन आना है, क्योंकि टेंशन के कारण इलॉन्गेशन आना है। तो अगर टेंशन लीनियरली वेरी कर रही है प्यारे बच्चों, तो अगर आपने एवरेज पकड़ ली टेंशन, तो कहीं पे आपने इलॉन्गेशन ज्यादा मान ली, पर कहीं पे आपने कम भी मान ली, तो टोटल इलॉन्गेशन तो सेम मिलेगा ही मिलेगा। बोलो आया कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड में ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। एनर्जी स्टोर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मैं पूरा सॉल्व करूं या डायरेक्टली बता दूं? मैं खाली मतलब इंटीग्रेशन तक पहुंचा के छोड़ दूं? F1 माइनस F2 बाई एल एक्स, ये हो गई टेंशन किसी एक्स पे। टेंशन पर यूनिट एरिया गया स्ट्रेस, सिग्मा स्क्वायर बाई 2y, ये आ गई एनर्जी डेंसिटी, वन वॉल्यूम में एनर्जी। dx के लिए मान लूंगा एनर्जी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इसको 0 से l तक इंटीग्रेट करना है ना। और अगर इंटीग्रेट ना कर पाए तो मैथ सर की मदद ले लेंगे आप लोग। फटाक से इसको नोटिए, है ना। आराम से स्क्रीन को पॉज करिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए बेटा फटाफट से, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं बेटा क्या क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। F1 इधर फोर्स लग रहा था, F2 इधर लग रहा था, मास m था, लेंथ l थी, एरिया a था, यंग्स मॉडुलस y था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 था। F1 माइनस F2 टोटल फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे को निकालनी है किसी x पे टेंशन, क्योंकि बेटा अगर किसी x पे टेंशन पता होगी तो ही किसी x पे मेरे को स्ट्रेस पता लगेगा। अभी तभी मैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2y से एनर्जी डेंसिटी लिख के और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके तभी मैं एनर्जी निकाल पाऊंगा। और अगर स्ट्रेस पता होगी तभी मैं स्ट्रेन लिख पाऊंगा और मैं इलोंगेशन निकाल पाऊंगा। क्या दो आ गया यार? तो सबसे पहले मेरे को टेंशन चाहिए थी, किसी एक्स पे टेंशन मान लो T होगी, तो T माइनस F2 ये हो गया फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, m बाय एल एक्स हो गया मास। बेटा l लेंथ का मास m है, 1 लेंथ का m बाय एल, x का m बाय एल एक्स, x का m बाय एल एक्स इनटू a। क्या दो आया? कोई दिक्कत नहीं है। ma की वैल्यू यहां से निकाली, कितनी है वैल्यू? वो यहां पे डाली। यहां से मेरे पास टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गई, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गई। अगर टेंशन आ गई तो टेंशन पर यूनिट एरिया, यही टेंशन पर यूनिट एरिया हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेस जो है मैं मान सकता हूं dx के लिए, स्ट्रेस में टेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो dx में टेंशन थ्रू आउट सेम है, यही टेंशन है ना। और यंग्स मॉडुलस इनटू dx में जो इलोंगेशन है de, ये इलोंगेशन है, ये ओरिजिनल लेंथ थी। dx को इधर लेके गया, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, छोटे छोटे इलोंगेशन जोड़ दूंगा 0 से l तक, तो मेरे को मिल जाएगा टोटल इलोंगेशन। और ऐसा आंसर निकल के आ रहा है कि जैसे आप मान ले कि एवरेज टेंशन थी F1 प्लस F2 बाई 2। और आना ही था यार, आना ही था। और अगर मेरे को निकालनी एनर्जी स्टोर्ड, तो टेंशन आ चुकी थी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। टेंशन पर यूनिट एरिया से लिखा है स्ट्रेस, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y हो गई, वन वॉल्यूम में एनर्जी, है ना। अब अगर ये सिग्मा जो x के साथ वेरी करे तो dx के लिए मान सकता हूं कि सिग्मा में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ जाएगी? इनटू adx। वन वॉल्यूम में इतनी इनटू adx। ये dx वॉल्यूम में एनर्जी, ये adx वॉल्यूम में एनर्जी आ गई, dx लेंथ में एनर्जी आ गई, 0 से l तक इंटीग्रेट कर दूंगा, आई विल गेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड। आई विल गेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड। अभिनवानंद भाग कहेंगे। अगली चीज बेटा, अब अगली चीज हमको पढ़नी है और उसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। अब क्या, अब बेटा हुआ क्या, देखो हमने क्या किया बेटा, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। हमने क्या किया, हमारे पास ये एक वॉल है ना, और वॉल से एक रॉड बंधी हुई है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये है, ये लेंथ मान लो a है,
ये B है ना, और जो लेंथ है सपोज करो रॉड की वो L है ना, और यहां पे लगाया मैंने F फोर्स, यहां पे क्या लगाया मैंने F फोर्स। क्या ऐसा होगा कि जब मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा क्या A और B जो डायमेंशन है क्या उसमें चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। अच्छा, बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर आपने फोर्स लगा के खींचा, L बढ़ गया तो A B क्या होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। बेटा अगर आप खींचोगे तो रबड़ को ही खींच लो, पतली हो जाएगी ना यार। देखो बेटा हो क्या रहा है ना कि जब आप एटम्स को खींच रहे हैं है ना, उसमें एक बॉन्ड है ना लगातार, मतलब मेटेलिक बॉन्ड है उसमें है ना, और हो क्या रहा है बेटा, ये एटम्स की ना लेयर्स है ना। मान लो इस तरीके से एटम्स अरेंज है, कोई भी मतलब सॉलिड स्टेट फैशन हो सकता था, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं मान लो इस तरीके से ना कुछ भी एटम्स अरेंज है ना। अपने से ड्राइंग उतनी अच्छी होगी नहीं। हो क्या रहा है, जब मैं इसको खींच रहा हूं तो ये चले गए दूर, ये चले गए दूर, तो यहां पर जो एटम्स थे बेटा ये थोड़ा सा स्लाइड करके थोड़ा सा अंदर हो जाएंगे है ना, और ये वाली जो लेंथ है ये कम हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। क्या अभी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? पर अगर कोई भी मेरे से पूछे कि ये लेंथ कम हो रही है, ए बी कम हो रहे हैं और एल बढ़ रहा है, तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि कुछ तो स्पेस खाली आ ही जाएगा उसमें, कुछ तो स्पेस खाली आ ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम में इंक्रीज ही ना है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो जाएगी। ए बी भले कम हो रहे हैं, एल बढ़ रहा है, अगर कोई पूछे इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? 100% बढ़ेगी, वॉल्यूम घट नहीं सकती अगर आपने खींचा तो। कह दो आगे समझ में, क्योंकि यहां पर कुछ बेटा स्पेस डेवलप हुआ ना, जो यहां था वो यहां चला गया एटम, तो ऊपर वाला जो यहां था वो यहां आ गया। पर अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो गैप की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो कुछ वॉइड्स जरूर डेवलप होंगे। और यहां पर अगर कोई पूछेगा मटेरियल की वॉल्यूम बढ़ गई है घट गई है, तो बिना सोचे समझे हम जवाब देंगे बढ़ गई है। कह दो आगे समझ में यार, है ना। तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, जितना लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, जितना लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, आप ध्यान से फील करिए मेरी बात, जितना लेंथ ज्यादा बढ़ेगी ना उतना बॉन्ड में इलोंगेशन ज्यादा आएगा, उतना ही ऊपर वाली लेयर नीचे स्लाइड ज्यादा होगी, और उतना ही ए के डायमेंशन में चेंज ज्यादा आएगा। जितना एल के ज्यादा डायमेंशन में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा ए के डायमेंशन में चेंज आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी समझाऊं खाली मैग्नीट्यूड वाइज, अभी मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं। लेंथ बढ़ेगी तो डीएल अगर पॉजिटिव है तो डीए नेगेटिव होगा, ये मैं जानता हूं कि ए ने घटना है, ये तो मेरे को मालूम है, ए ने घटना है ये तो मैं जानता हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेंथ बढ़े और ए बढ़ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ऐसा तो पॉसिबल, अगर लेंथ अगर बढ़ने वाली है ये पक्का है कि ए घटने वाला है, ये पक्का है कि ए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो बेटा अगर मैं कहूं कि मैं अगर ये कहूं कि ये माइनस डीएल आएगा, तो माइनस मेरे को मालूम है कि अगर डीएल पॉजिटिव है देन डीए शुड बी नेगेटिव। कह दो आगे। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर लेंथ बढ़ी ना, अगर लेंथ बढ़ी है तो जितना ज्यादा डीएल होगा ना, डीए उसके प्रोपोर्शनल में होगा, जितनी ज्यादा बढ़ी उतना ही वो लेयर अंदर स्लाइड करेगी, उतना ए कम हो जाएगा। कह दो आगे। बी के लिए भी वही सेम बात है। अच्छा अब मैं आपसे ये कह रहा हूं लेंथ ज्यादा होगी ना तो एरिया में चेंज कम आएगा, क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा है तो जो बॉन्ड्स की लेयर्स है ना वो ज्यादा है। नहीं आया? हाँ ना बोलो। अगर बॉन्ड्स की लेयर ज्यादा है, अगर वही इलोंगेशन आया, लेंथ में वही चेंज आया, तो हर एक बॉन्ड में कुछ कुछ इलोंगेशन आ रहा है जिसके कारण टोटल लेंथ बढ़ रही है, जिसके कारण टोटल लेंथ बढ़ रही है। अगर एल की वैल्यू ज्यादा है तो एक बॉन्ड में इलोंगेशन कम आएगा, और एक बॉन्ड में इलोंगेशन कम आएगा तो लेयर कम स्लाइड करेगी, ए में कम चेंज आएगा। कह दो आगे। नहीं आया? लेंथ अगर कम होगी तो बेटा एक बॉन्ड में इलोंगेशन ज्यादा आएगा, वो ज्यादा स्लाइड करेगी, ए में चेंज ज्यादा आ जाएगा, है ना। मैं हल्का सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो जस्ट बेटा ये एक लॉ की तरह पढ़ा देते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार आपको समझा दूं, आप फील कर लें चीज को, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर ए ज्यादा है ना तो भी डी ए ज्यादा हो। पता क्यों? अगर ए ज्यादा है तो बेटा यहां पर एटम्स ज्यादा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर थिकनेस ज्यादा है, अगर थिकनेस ज्यादा है, हर ने अंदर अंदर स्लाइड करना है, हर एक एटम अंदर अंदर स्लाइड कर रहे हैं। एक ने मान लो स्लाइड किया 1 इंटू मतलब 1 फेम्टोमीटर मान लो स्लाइड किया, ख्याल कितना स्लाइड किया? एक लेयर 1 फेम्टोमीटर अंदर आई, तो जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतना ही तो टोटल में ज्यादा अंदर आ जाएगी। तो अगर ए ज्यादा होगा तो भी डी ए ज्यादा होगा। कह दो आ गया। हल्का हल्का फील आ रही है बात की? बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लेंथ ज्यादा होगी ना
तो वही डीएल के लिए, वही इलोंगेशन के लिए वरुण बेटा, वही इलोंगेशन के लिए लेंथ अगर ज्यादा होगी तो वही इलोंगेशन ये बताएगा कि एक बॉन्ड के लेंथ में इलोंगेशन कम आए, और लेंथ अगर कम हो वही इलोंगेशन बताएगा एक बॉन्ड की इलोंगेशन ज्यादा, एक बॉन्ड में इलोंगेशन ज्यादा है तो लेयर ज्यादा स्लाइड करेगी अंदर। कह दो आगे। तो लेंथ ज्यादा होगी तो डीए कम होगा, ए ज्यादा होगा तो लेयर ज्यादा हैं, ज्यादा ज्यादा स्लाइड करेंगे तो डीए ज्यादा है। कह दो आगे, है ना। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है सिग्मा, बन गया क्या, डीए बाय ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डीएल बाय एल। डीए बाय ए इज, आप डायरेक्टली चाहें तो ये लिख सकते हैं, बाकी सब बकवास है। ये तो आपको फील कराना चाह रहा हूं खाली सब्जेक्ट, है ना। और ये टॉपिक अगर आप नहीं भी फील करें तो भी चलेगा, है ना। काम की बात केवल ये है कि जो बेटा ट्रांसफर स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर स्ट्रेन और इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन जो ट्रांसफर्स डायरेक्शन है, भले वो ए हो, लेंथ से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, भले ए हो भले बी हो, तो बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। बोले चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन दैट इज लेंथ से परपेंडिकुलर वाला स्ट्रेन। बेटा ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज सिग्मा इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज सिग्मा इनटू, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात। ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है बेटा, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, जैसे हम बोलते थे ऑप्टिक्स में, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन। लेंथ के अलोंग जो चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और लेंथ से परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आ रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, है ना, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो बेटा मैं कह सकता हूं डीए बाय ए, प्लीज मेरी बात सुने, डीए बाय ए इज इक्वल टू डीबी बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा डीएल बाय एल। हाँ ना बोले बेटा, ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सबके सब बोलेंगे ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, ट्रांसफर स्ट्रेन इज माइनस सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज माइनस सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसफर स्ट्रेन इज माइनस सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोलो है कि नहीं है? लिख लिए? अच्छा ये मान लीजिए ये एक रॉड है जिसका रेडियस r है, लेंथ l है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ट्रांसफर स्ट्रेन कैसे बोलेंगे? ट्रांसफर स्ट्रेन क्या होगी? dr बाय r। क्या होगी? ट्रांसफर डायमेंशन क्या है बेटा? रेडियस। तो dr बाय r, और dr बाय r को क्या लिखेंगे? माइनस सिग्मा dl बाय l। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या लिख पाएंगे ट्रांसफर स्ट्रेन या नहीं लिख पाएंगे? पक्का चेंज आ गया? अच्छा अगर इसमें कोई पूछेगा चेंज इन वॉल्यूम dv तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे? वॉल्यूम तो बेटा बढ़ेगी ना बेटा, समझाया ना अभी, वॉल्यूम तो बढ़ेगी ना बेटा। मान लो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, लॉग ले लोगे, ln v इज ln पाई प्लस 2 ln r। वैसे तो मैं लॉग डिफरेंशियल चाहता था कि आप मैथ स्टूडेंट से डायरेक्टली कर दूं, अब इसका d ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? dv बाय v इज ट्वाइस ऑफ dr बाय r प्लस dl बाय l। क्या ये बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? हाँ ना बोलो। अब अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या तो आ गया समझ में यार? अच्छा dr बाय r को क्या मैं लिख दूं? माइनस सिग्मा dl बाय l। ये 5 मिनट रुकू, ये जो मैंने d लिया dv बाय v बन गया, और यहां ट्वाइस ऑफ 1 बाय r dr बन गया, 1 बाय l dl बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई है? हेलो मेरे दोस्त मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा। मैंने आपको ये बताया वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, दोस्त वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, मैंने लॉग ले लिया। क्या ये लॉग समझ में आ गया? ln v हो जाएगा ln पाई प्लस 2 ln r प्लस ln l। d ले लिया 1 बाय v dv प्लस 2 बाय r dr, है ना,
ln r का 1 by r dr 1 by l dl dr by r है ट्रांसफर स्ट्रेन विच इज सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन -2 सिग्मा dl by l। हाँ ना बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 - 2 सिग्मा dl by l ग्रेटर देन 0, यही तो बोल रहा हूं मैं। मतलब 1 - 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा लेस देन हाफ, सिग्मा लेस देन हाफ, दैट इज कोई कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या होगी, तो हाफ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या होगी, अब आप कह देना 0.49999 है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा मतलब सिग्मा कैन नेवर बी ग्रेटर देन हाफ। कह दो आगे समझ में, पक्का समझ में आ गया। और ये क्या सोच के मैंने निकाला है, सिग्मा लेस देन हाफ क्या बता रहा है कि जब आप खींचोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जब आप खींचोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बोलो आया बेटा। देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर क्या है बेटा, एक क्वेश्चन हमको करना है। यहां पे एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, रेडियस 1 मिलीमीटर है, यंग्स मॉडुलस इसका दे रखा है और उसका पॉइजन्स रेशियो भी वायर का दे रखा है। 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, मास बंधा है उससे 1 किलोग्राम। बताना है आपको इलोंगेशन, चेंज इन रेडियस, चेंज इन वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर, है ना। आप स्क्रीन पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए करने की, नहीं कर पाए तो फिर प्ले करिए और फिर देखिए। हाँ तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा यहां पर लेंथ दे रखी है 1 मीटर, रेडियस 1 मिलीमीटर, यंग्स मॉडुलस और सिग्मा दे रखा है। तो मेरे को बताना है इलोंगेशन। या तो ये बेटा देखो यहां पर या तो कह लीजिए ग्रेविटी एब्सेंट है, नहीं तो कह लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, ताकि ग्रेविटी mg जो है वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा है, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल। हाँ ना बोले। तो बेटा सबसे पहली बात टेंशन कितनी आएगी, टेंशन इस पे जो फोर्स आ रहा होगा सेंटर की तरफ को तो m ओमेगा स्क्वायर r होगा। हाँ ना बोले यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, r कितना है 1 मीटर, m है 1, ओमेगा है 10, तो टेंशन 100 न्यूटन आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई है? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत मेरे दोस्त समझ में आ गया। अब जो टेंशन है 100, टेंशन पर यूनिट एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंशन पर यूनिट एरिया, टेंशन पर यूनिट एरिया है ना, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो ये आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। मान लो इलोंगेशन आया x l लेंथ में, तो 1 लेंथ में हो गया x बाय l, l दे रखा है 1, यंग्स मॉडुलस आपको मालूम है 10 की पावर 11। यहां से आप बड़े आराम से इलोंगेशन निकाल सकते हैं। कितना निकल के आ रहा है बेटा बताएंगे, ये 1 हो गया और ये 10 की पावर 11, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर 8 और 10 की पावर 11 है, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -3। तो मिलीमीटर में बोलूंगा तो 1 बाय पाई आ गया, 1 बाय पाई मिलीमीटर। क्या दो आ गया यार, हाँ ना बोले। और अगर मान लो पाई स्क्वायर को 10 यूज कर रहे हैं तो पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई बाय 10 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। हाँ ना बोलो यार, ऐसा ना हो कि पेपर में देख के घबरा जाए। पाई स्क्वायर को बड़े कॉमनली 10 यूज करते हैं, है ना। वैसे तो 10 का जो अंडर रूट होता है वो 3.16 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गई बेटा एक चीज, है ना। अब इसके बाद ये तो आ गया इलोंगेशन। अब इसके बाद बेटा मेरे को बताना है चेंज इन रेडियस। तो बेटा dr बाय r ये हो गया ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन dl बाय l, है ना। dr मेरे को निकालना है, r तो मेरे को मालूम है 1 mm, mm में ही कर लेते हैं आंसर। और इलोंगेशन क्या है बेटा, यहां पे अगर सिग्मा मेरे को दे रखा है 0.3 और चेंज इन लेंथ कितनी, पाई बाय 10 mm, हाँ ना बोले, अपॉन मिलीमीटर में लेंथ फिर क्या हो जाएगी 1000 मिलीमीटर। चेंज इन लेंथ जिसमें लेंगे उसी में तो ओरिजिनल लेंथ लेंगे, अरे हाँ ना बोले। और रेडियस 1 mm है, तो 1 लिखना या लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए। तो चेंज इन रेडियस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0.3 पाई, मतलब यह पाई इंटू 10 की पावर -5, 3 पाई dr निकल के आ गया प्यारे बच्चों 3 पाई इंटू 10 की पावर -5 mm। सही कह रहा हूं, चेक करिए, सही निकल के आ गया ये, अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो ये आ गया चेंज इन रेडियस। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया चेंज इन रेडियस। अब आपसे पूछा गया आगे चेंज इन वॉल्यूम। अब बेटा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, हाँ ना बोले। क्या लॉग डिफरेंशियल मैं एक एक स्टेप करके करूं या dv बाई वी इक्वल टू 2 dr बाई आर प्लस dl बाई एल लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं ये डायरेक्टली? क्या dr मालूम है, क्या dl मालूम है? क्या क्वेश्चन करने की जरूरत रह गई या हो चुका है?
तो डी आर बाय आर आ जाएगा माइनस सिग्मा डी एल बाय एल, तो 1 माइनस 2 सिग्मा डी एल बाय एल। हाँ ना बोले यार, नहीं आया? डी आर बाय आर हो जाएगा माइनस सिग्मा डी एल बाय एल। अरे हाँ ना बोले यार। ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नहीं आया? आगे तो यहां से बेटा अब वॉल्यूम को लिखिए पाई आर स्क्वायर एल, तो डीवी पता है क्या बन जाएगा, इसको पाई आर स्क्वायर एल को इधर ले जाएंगे, एल कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। कह दो आगे, तो बन के आ गया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर में। डीएल मीटर में कितना आ रहा है, डीएल आया था पाई बाय 10 मिलीमीटर, तो पाई इंटू 10 की पावर -4, पाई इंटू 10 की पावर -4 मीटर, है ना। तो ये डीएल भी लिख दिया मैंने। अब बचा क्या लिखने का, पाई आर स्क्वायर लिख दिया, डीएल लिख दिया 1 माइनस 2 सिग्मा। सिग्मा दे रखा है 0.3, तो 0.3 इंटू 2 0.6, 1 माइनस 0.6 हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.4। कितना हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर हो जाएगा 10, ये 10 की पावर -10 था, ये 10 की पावर -10 है, ये 10 की पावर -11 हो गया, और पाई स्क्वायर से 10 आ गया, तो 10 की पावर -10 मीटर क्यूब। ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम। हाँ ना बोले, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डीवी बेटा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, लॉग डिफरेंशियल लेंगे तो डीवी बाई वी बन जाएगा 2 डी आर बाय आर प्लस डीएल बाय एल, तो डीवी हो जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा डीएल बाय एल, क्योंकि डी आर बाय आर ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डी आर बाय आर इज माइनस सिग्मा डीएल बाय एल। क्या ये बात मालूम चल चुकी है? डी आर बाय आर इज माइनस सिग्मा डीएल बाय एल, वो पुट किया यहां से 1 माइनस 2 सिग्मा डीएल बाय एल। वॉल्यूम को चुरा के इधर ले आया, पाई आर स्क्वायर एल लिखा, एल की झंड हो गई यहां पे, पाई आर स्क्वायर 10 की पावर -6 डीएल पाई इंटू 10 की पावर -4, ये निकाल लिया था मैंने यहाँ पे डीएल मीटर में, और 1 माइनस 2 सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा 0.3 तो 0.4। यहां से मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम निकल के आ चुका है, और चेंज इन वॉल्यूम आ गया 4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर क्यूब। इसके बाद मेरे से पूछा है एनर्जी स्टोर्ड, क्या पूछा है? हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर भी कह सकते हो जाएगा, या मैं करूं? हो जाएगा या मेरे को करना चाहिए? पक्का समझ में आ गया? नहीं आया? वैसे तो मैं इसको टी एक्स बाय 2 भी कह सकता हूं, वाई ए बाय एल, हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, हाफ वाई ए बाय एल एक्स एक्स, वाई ए बाय एल इंटू एक्स होता है टेंशन, हाफ टी एक्स। तो एनर्जी स्टोर्ड जो आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी हाफ टी है 100, एक्स इलोंगेशन है पाई बाय 10 मिलीमीटर, तो पाई बाय 10 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड। अरे बोलो आया यार? नहीं आया? फिर से बता दे रहा हूं बेटा, हाफ वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर, और वाई ए बाय एल एक्स होती है टेंशन, टेंशन निकाल चुके हो 100 मेरे दोस्त। नहीं आया समझ में? आगे मेरे दोस्त समझ में? सच कह रहे हो? इसकी कसम खाओ भाई की। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो एक बार ऐसा करेंगे बेटा, फटाफट से बेटा इसको नोट कर लेंगे। मैंने किया क्या, सबसे पहले टेंशन को लिखा है एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या लिखा है? टेंशन को क्या लिखा है बेटा? सेंटर की तरफ को जो फोर्स होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन आएगा, जो कि ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। यहां से मैंने टेंशन निकाली, टेंशन पर यूनिट एरिया ये आ गया। स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, मान लो इलोंगेशन एक्स आया लेंथ में, तो टेंशन पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस था 10 की पावर -3 मीटर, तो बन जाएगा 10 की पावर -6 वाई एक्स बाय एल। वाई दे रखा है 10 की पावर 11, एल दे रखा है 1, यहां से एक्स आ गया 1 बाय पाई मिलीमीटर, है ना, या पाई बाय 10 मिलीमीटर, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी आर बाय आर होता है माइनस ट्रांसफर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसफर स्ट्रेन इज माइनस सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसफर स्ट्रेन इज माइनस सिग्मा टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो डी आर आ जाएगा प्यारे बच्चों आर, है ना, इंटू माइनस सिग्मा डीएल बाय एल। आर दे रखा था बेटा मेरे को 1 मिलीमीटर, तो मैं मिलीमीटर में ही निकाल रहा हूं। रेडियस दे रखा था 1 मिलीमीटर, डीएल है पाई बाय 10, है ना, और एल है 1 मीटर, तो ये अगर मिलीमीटर में तो ये भी मिलीमीटर में लेना पड़ेगा 1000 मिलीमीटर। यहां से बेटा मेरे पास आ गया 3 पाई इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया डी आर। अब बेटा मेरे को निकालना था चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा पाई आर स्क्वायर एल, लॉग डिफरेंशियल लिया, डीवी बाय वी हो जाएगा 2 डी आर बाय आर प्लस डीएल बाय एल, है ना, और डी आर बाय आर हो जाएगा माइनस सिग्मा डीएल बाय एल। बेटा ट्रांसफर स्ट्रेन इज सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा डीएल बाय एल। पाई आर स्क्वायर एल इधर लेके आया, एल की झंड हो जाएगी पाई
आर स्क्वायर है 10 की पावर -6, डीएल अभी निकाला था पाई बाय 10 मिलीमीटर, तो पाई इंटू 10 की पावर -4 मीटर, 1 - 2 सिग्मा बन जाएगा 0.4। ये आ गई चेंज इन वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड को हम लिख सकते हैं हाफ TX, टी मालूम था और इलोंगेशन भी मालूम था। हो गया? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। इसको बहुत ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जो मैंने अभी तक आपको टॉपिक पढ़ाए हैं बेटा, आप ये मान के चलिए एडवांस में तो क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पे आना। हालांकि 2 टॉपिक्स और बाकी हैं जो मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर, पर एडवांस में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी केवल इन्हीं टॉपिक्स की है जितने मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिए। तो आइए प्यारे बच्चों, बेटा 2 टॉपिक छोटे छोटे पढ़ने बेटा। एक का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। इस पे क्वेश्चन इन जनरल नहीं बन के आते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बस कोर्स में, तो इसलिए कंप्लीट कर देते हैं बेटा। होता क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बुक है, ये मेरे पास एक बुक है। अब मैंने इस पे ना कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगाना है। कैसा फोर्स लगाना है? टेंजेंशियल। अभी ये चीज 90 डिग्री, इससे एंगल क्या है 90 डिग्री, चालू है ना, इससे एंगल है 90 डिग्री, इससे एंगल कितना है 90 डिग्री। अब मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाना है पैरेलल, इसको हम बोलते हैं शियर फोर्स। क्या बोलते हैं? अब जब ये शियर फोर्स लग रहा है, आप बहुत ध्यान से अगर इसको देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बुक का ये जो चीज है कुछ आगे भाग गई, कुछ आगे शिफ्ट हो गया। ये बुक की ये जो चीज है ना, ये कुछ आगे शिफ्ट हो गई। ये जो है ये परपेंडिकुलर ना रह के कुछ ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है, देखो ध्यान से। अब मैं बुक फाड़ना नहीं चाहता हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो होता क्या है बेटा, जब कोई मटेरियल होता है, किसी मटेरियल पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हैं तो हर एक लेयर दूसरी लेयर से कुछ कुछ आगे निकल जाती है। हर एक लेयर दूसरी लेयर से कुछ कुछ आगे निकल जाते हैं, है ना। अब यहां पे आपने फोर्स लगाया तो ये बहुत थोड़ा सा कुछ आगे निकल आएगा इस तरीके से, और ये जो एंगल आगे निकल आता है इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? शियर स्ट्रेन। और इसको हम बोलते हैं बेटा शियर फोर्स। अब बेटा देखो, शियर फोर्स और ये शियर स्ट्रेस हो गया। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। क्या इतना सोच सकते हो? मैंने लेंथ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी, ये कितना है, मैंने बस ये बोल दिया कि प्रोपोर्शनल टू 5 होगा। क्योंकि बेटा लेंथ कितनी भी हो, लेंथ इतनी भी होती ना बेटा, हर एक लेयर ने उतना उतना ही आगे शिफ्ट होना उस शियर फोर्स से, तो ये टोटल में आगे ज्यादा बढ़ जाएगा, पर एंगल तो वही आएगा दोस्त। हर एक लेयर ने जो आगे बढ़ना ना, उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल जनरेट होगा। 2 लेयर से भी वही एंगल बनेगा। अरे कह दो आ गया, पर 2 लेयर का मटेरियल नहीं हो सकता। अरे कह दो आ गया समझ में यार। तो बेटा मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो लेंथ कितनी है ना, इसकी थिकनेस कितनी है इस क्यूब की, या जो भी ये चीज है, सिलेंडर है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे दोस्त पीछे वाले जो आप पीछे खड़े हुए हो बेटा, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो उससे शियर स्ट्रेन ज्यादा आएगा। और सबसे आसान होता है लेयर को एक दूसरे पे स्लाइड करना। खींचना एक मुश्किल टास्क है ना। लेयर को एक दूसरे पे स्लाइड करा देना सबसे इजी टास्क है। इसलिए अगर कौन सा मटेरियल ज्यादा रिजिड है ना, वो जो देखा जाता है वो देखा जाता है इसी ईटा से। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि 3 मटेरियल 4 मटेरियल दे दी जाते हैं, सबसे ज्यादा रिजिड कौन होगा? जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा है। काम की बात बस यही है कि हर एक लेयर ने कुछ आगे खिसकना है, हर एक लेयर ने कुछ आगे खिसकना है। जब मैंने फोर्स लगाया है ना, तो बेटा कितना भी हो वो एंगल तो सेम ही आएगा, वो एंगल तो सेम ही आएगा। कह दो आ गया समझ में। तो F by A is proportional to phi, F equal to है ना, F by A is eta phi, this is shear stress and this is shear strain। और बेटा ये जो यूज होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना बेटा, वो इसी पे ही डिपेंडेंट होता है। क्योंकि जो स्प्रिंग होता है ना बेटा, वो इस तरीके का होता है, मतलब जो लोग अगर कभी मतलब इंजीनियरिंग करोगे मैकेनिकल वगैरह, तो बेटा वहां जाके अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, ये वायर है ऐसे, ठीक है। और वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर आप लो, ये जो स्प्रिंग की वायर है उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे, हर एक लेयर आगे खिसक रही जिसके कारण एलोंगेशन आ रहा है, हर एक लेयर आगे खिसक रही जिसके कारण एलोंगेशन आ रहा है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना एक्चुअली में, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करता है। हालांकि हमको इसके बारे में कुछ खास चर्चा करनी नहीं है, मतलब बस मैंने आपको बताया कि एक जगह की कहां पर इसका यूज है, तो यूज किस जगह मैंने आपको बता दिया। किसी भी वायर को अगर आपने लिया, कोई सॉलिड अगर सरिया लिया, उसको अगर आपने घुमा दिया ऐसे, उसको मान लो सरिये को घुमा दिया आपने, उतनी ताकत नहीं जैसे मान लो मैंने घुमा दिया, है ना। तो बेटा होता क्या है, हर एक लेयर कुछ कुछ खिसक रही है,
तो वो जो घुमाने के लिए टॉर्क नेसेसरी होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो भी इस पे डिपेंड करेगा, शियर मॉडुलस पे। किस पे डिपेंड करेगा, शियर मॉडुलस पे, है ना। कभी फालतू टाइम हुआ तो ये निकलवा भी दूंगा, है ना। आई होप आप लोगों ने लिख लिया, ये लिख लिया है। अगला आखिरी बेटा जो मॉडुलस है उसका नाम होता है बल्क मॉडुलस। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बेटा सारे मॉडुलस आपको इलास्टिसिटी का आइडिया दे रहे हैं, अपनी शेप में आने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, भले वो यंग्स मॉडुलस हो, भले वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, वो बता रहा है कि अपनी स्टेट में कितनी ज्यादा जोर से आना चाह रहा है। ईटा ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स चाहिए डिफॉर्म करने के लिए, अपनी स्टेट में आने की टेंडेंसी ज्यादा है। कह दो आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तपन भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बेटा मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने। हेलो दोस्त मिस्टर ब्राउन, बेटा मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस भी क्या बता रहा है, टेंशन इज YA/LX, वही x को डिफॉर्म करने के लिए जो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है दैट इज YA/LX। यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आ रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आ रहा है। प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अब बेटा हम पढ़ने वाले बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बेटा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए बेटा हम डिफाइन करते हैं। होता क्या है कि अगर मेरे को उसकी वॉल्यूम को चेंज करना है, अगर मेरे को किसी चीज की वॉल्यूम को चेंज करना है ना, जैसे अगर कोई भी चीज है, अगर मेरे को उसकी वॉल्यूम को मान लो मैंने डिक्रीज किया, वॉल्यूम को मैंने डिक्रीज किया, है ना, तो बेटा मेरे को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी दोस्त। अगर मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो बेटा वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई स्फीयर है उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो कुछ मेरे को प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर कोई स्फीयर है उसकी वॉल्यूम को अगर डिक्रीज करना है प्यारे बच्चों तो मेरे को कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या आप सोच सकते हैं ये बात ना, या नहीं सोच सकते? क्या ये बात समझ में आ पाई है? अब बेटा वो प्रेशर है ना, जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही उसमें एक रिपल्शन वाला फोर्स भी आ रहा है। बेसिकली अब क्या है, मैंने मटेरियल को दबा दिया, एटम्स जो है नजदीक आ गए, एटम्स जो है वो नजदीक आ गए प्यारे बच्चों। बस मैं आपसे इतना कह सकता हूं, यहां एटम्स नजदीक आ जा रहे हैं, नजदीक आ जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ जा रही है, वो वापस से अपनी नेचुरल पोजीशन में आना चाहते हैं। अब क्या हुआ है कि पहले बॉन्ड लेंथ पे थे, बीच में इलेक्ट्रॉन थे जिसको दोनों ने पकड़ रखा था, हमने इसको धकेला, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गए हैं, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन ज्यादा हो गया है ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गया, वो दूर जाना चाह रहा है ना। अब बेटा क्या है, जब मैंने इसको धकेला, मैं इसको पास लेके आना चाह रहा हूं, अब मैं इसको पास लेके आना चाह रहा हूं, वहां पर बेटा क्या होगा, आपस में रिपल्शन आ जाएगा, आपस में रिपल्शन आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब जो प्रेशर मेरे को लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, यहां जो मेरे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है जिसको हम बोलता हूं नॉर्मल स्ट्रेस, क्या बोलता हूं? अच्छा, स्ट्रेस हम ना प्रेशर को नहीं बोलते, एक्चुअली चेंज इन प्रेशर को बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको रोज 6 क्लासेस के लिए, है ना, JR बैच को क्लास में बैठना है। अब शुरुआत में ये स्ट्रेस था क्योंकि घर पे ऐसा कर नहीं रहे थे, यहां पे आने के बाद ये अजीब लगा था, है ना, 1-1.5 महीने बाद अब ये नॉर्मल हो गया। अगर मान लो कि अगले हफ्ते से कहा जाए अब आपको 2 क्लास और बैठना है डिनर के बाद भी, है ना, 8:30 से 11:30 भी, तो वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा। स्ट्रेस क्या क्रिएट करेगा? जो एक्स्ट्रा लोड आता है, जो एक्स्ट्रा लोड आता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, है ना? मैं अभी इस साल ना 4 क्लास ले रहा हूं, है ना, लास्ट ईयर तक मेरी क्लास होती थी 3, है ना, तो 3 क्लास होती थी ना, जिस दिन कोई छुट्टी पे जाता था, जब चौथी क्लास होती थी ना, तो मेरे को बड़ा लोड लगता था कि यार आज 4 क्लास हो गई है ना, लेकिन अब 4 क्लास डेली होती है, अब लोड नहीं लगता। हाँ, शुरुआत में वैसा था, पहला वीक थकान बहुत हो रही थी। हाँ, तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, वो जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है बेटा वो क्या है? चेंज इन प्रेशर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगातार आप पे फोर्स लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा खासा फोर्स होता है, पर आपको फील ही नहीं हो रहा है वो फोर्स लगा रहा है, लगातार लग रहा है, बचपन से लग रहा है, पैदा होते से ही लग रहा है। कह दो आगे, वो स्ट्रेस नहीं फील हो रहा है। बेटा अगर आपको ये लग रहा हो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं है, एक बार इंजेक्शन लीजिएगा, उसकी नीडल हटा दीजिएगा, पूरा उसको खाली कर दीजिएगा, और उसके बाद उसके ना सिरिंज को ऐसे पकड़ के खींचेगा थंब लगा के, ताकि एयर अंदर एंटर ना कर पाए। ऐसे करके उसको खींचिएगा यहां पे थंब लगा के, और फिर छोड़िएगा, टक से वापस आएगा। सोच रहे कितना ज्यादा इधर फोर्स लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया की, इतनी तेज वापस आया, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, पर हमको फील ही नहीं हो रहा। तो बेटा जो वॉल्यूम में चेंज आना है वो किसके आना है, किसके कारण आना है? इंक्रीज इन प्रेशर के कारण। किसके कारण आना है? कह दो आगे समझ में। अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पता है प्रेशर कितना ज्यादा होगा, जो भी डीपी कह लो या डेल्टा पी, जो भी कह लो, जो मानो, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको हम क्या बोलते हैं?
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया जो आ रहा है वो दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है ये? नॉर्मल स्ट्रेस। अब बेटा ये जो चेंज इन प्रेशर है जिसके कारण वॉल्यूम कम होने वाली है बेटा, अच्छा अगर वॉल्यूम को जितना ज्यादा डिक्रीज करना होगा प्रेशर को उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा ना यार, ये तो सोच सकते हो ना। एटम्स को जितना करीब लेके आना उतनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ ना बोले। पर वॉल्यूम ज्यादा होगी ना तो फिर कम लगाना पड़ेगा। अब फील कर पा रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, हर एक एटम के बीच की दूरी कम हो रही है, हर एक एटम के बीच की दूरी, तो वही प्रेशर से चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो। वही प्रेशर से चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो। नहीं आया समझ में? आप ऐसा भी कह सकते हैं, वही प्रेशर चेंज से dv इज प्रोपोर्शनल टू v कह सकते हो। नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया समझ में? आगे तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो वही वॉल्यूम चेंज के लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कुछ फोर्स से 10⁻⁻15 मीटर आगे आते हैं एटम्स, तो ज्यादा एटम होंगे तो ज्यादा एटम्स खिसकेंगे तो वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आ जाए। कह दो आ गया। तो वही वॉल्यूम में चेंज के लिए अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो मेरे को राइज इन प्रेशर कम चाहिए। कह दो आ गया। और यहां से पता क्या निकल, और ये नेगेटिव तो हो गई क्योंकि वॉल्यूम अगर कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम अगर कम होगी तो प्रेशर। अभी मेरे को मिले थे श्रृंगी सर बाहर, कहते सर प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम हो जाती है और प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। अरे हाँ ना बताओ यार, अरे हाँ ना बोलो यार। अरे वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना यार। बैठते हो सुबह सुबह, पेट दब जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है। अब आगे खुद से रिलेट कर लो, पता नहीं क्या क्या बताना पड़ता है। तो यहां से बेटा dp क्या आ गया? माइनस बीटा dv बाई वी, है ना। तो बल्क मॉडुलस क्या आ गया बेटा? माइनस वी dp बाई dv, माइनस वी dp बाई dv। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्क मॉडुलस क्या आ गया? माइनस वी dp बाई dv, है ना। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बता बल्क मॉडुलस मेरे को इलास्टिसिटी का ही रहा है। मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। dv बाई वी पता क्या चीज है? वन वॉल्यूम में कितना चेंज आया, dv चेंज आया v वॉल्यूम में, तो वन वॉल्यूम में कितना चेंज आया? dv बाई वी। तो ये है वन वॉल्यूम में चेंज। मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस को हटाते हैं एक बार। वन वॉल्यूम में चेंज के लिए, ये वन वॉल्यूम में चेंज है, इतने स्ट्रेन के लिए इतना प्रेशर चाहिए। तो वन स्ट्रेन के लिए प्रेशर कितना चाहिए? dp अपॉन dv बाई वी। अगर सोचो ये वैल्यू ज्यादा हो, मतलब वन स्ट्रेन के लिए जो प्रेशर राइज आ रहा है अगर वो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, और कम आ रहा है तो इलास्टिसिटी कम है। वन स्ट्रेन के लिए वन वॉल्यूम में वन का चेंज अगर करना हो, इतने स्ट्रेन के लिए इतना प्रेशर राइज चाहिए, वन स्ट्रेन के लिए इतना चाहिए। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब बेटा पता क्या हुआ? आप ये समझ लीजिए वही चेंज इन प्रेशर के लिए मान लो dv अगर कम है, कम दब रहा है, मतलब ज्यादा इलास्टिक, अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है, अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। अरे हाँ ना बोले यार, क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। और ये हो गया प्यारे बच्चों बल्क मॉडुलस। इस पे फटाक से क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर को। हाँ भाई चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं बल्क मॉडुलस पे। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर एक सिलेंडर है ना, इसमें मैंने क्या किया, पानी भर रखा है। यहाँ पे एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस क्या है? r। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और इस पे एक पिस्टन रखा हुआ है, अभी इसका रेडियस r है। मैंने क्या किया, उस पे एक m मास का लाके ब्लॉक रख दिया, m मास का लाके ब्लॉक रख दिया। इस पिस्टन का एरिया a है। तो बताना है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब मैंने m मास का एक ब्लॉक लाके रखा है प्यारे बच्चों, जब मैंने m मास का एक ब्लॉक लाके रखा है तो पूछा है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, वन रेडियस में कितने का चेंज आएगा? वन रेडियस में कितने का चेंज आएगा? dr बाय r पूछा है। देखिए बेटा बल्क मॉडुलस जो स्फीयर का है वो b है, तो बल्क मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस mg बाय a। ये हो गया इंक्रीज इन प्रेशर। अरे हाँ ना बोलो,
जो था वो तो था ही, mg फोर्स लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इंक्रीज इन प्रेशर आ गया। और पास्कल्स लॉ कहता है हर जगह वो प्रेशर बिल्कुल बराबर से बढ़ता है, जो आप इंक्रीज इन प्रेशर दो वो हर जगह प्रेशर राइज बराबर आता है। क्या ये बात मालूम है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये हो गया इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन dv बाय v। अब dv बाय v कितना आएगा? वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। लॉग डिफरेंशियल कर पाओगे या मैं करूं? क्या dv बाय v सोच सकते हो 3dr बाय r, या नहीं सोच सकते हो? सोच सकते हो। तो dv बाय v हो जाएगा 3dr बाय r, है ना। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 3dr बाय r। dr बाय r है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। फ्रैक्शनल चेंज मतलब वन में चेंज। r में dr का चेंज है तो वन में कितने का आएगा? dr बाय r। अरे बोलो आया? अगर फ्रैक्शनल चेंज होता वन में चेंज, जैसे मान लो मेरा वेट है 70, अगले साल हो गया 80, है ना, तो 10 का चेंज आया 70 में, तो वन में कितने का चेंज आएगा? 10/70। 70 से हो गया 80, 70 से क्या हो गया? 80 हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब 10 का चेंज आया 70 में, 70 में 10 का चेंज, तो वन में कितने का चेंज आया? 10/70, दैट इज 1/7। कह दो आ गया? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस वन में चेंज, परसेंटेज चेंज इनटू 100 कर दो यार। कह दो आ गया यार, है ना। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया बेटा? ये 3dr बाय r आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 3dr बाय r। क्या आ गया निकल के? 3dr बाय r। dv बाय v बेटा लॉग डिफरेंशियल करूं या ऐसे ही समझ में आ जाएगा? बड़े आराम से आ जाएगा बेटा। ये आ गया 3dr बाय r, है ना। अब बेटा करना क्या है? ये 3dr बाय r आ गया mg बाय ab। b इज बल्क मॉडुलस, या बीटा से भी डिनोट कर देते कई बार। तो dr बाय r क्या आ जाएगा? mg बाय 3ab। mg बाय 3ab। कह दो आगे समझ में यार? अरे हाँ ना बोलो यार। कह रहे m मास का पत्थर रखा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है ना। तो बेटा इंक्रीज इन प्रेशर क्या आया? mg बाय a। इंक्रीज इन प्रेशर क्या आया? mg बाय a, है ना। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dv बाय v। बेटा ये होता बल्क मॉडुलस, dv बाय v हो जाएगा 3dr बाय r। समझ में नहीं है बेटा अभिनव आनंद को, है ना? प्राण निकल गए तुम्हारे। आगे समझ में? बेटा फिर से पूरा बता देता हूं बेटा। mg बेटा बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस mg बाय a अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dv बाय v। आपको अगर लिखना हो माइनस तो लिख लेना, dr नेगेटिव आ जाएगा। मैं जानता हूं बेटा dr तो नेगेटिव ही आएगा यार, आपको माइनस लिखना हो तो लिखते रहिए। लो लिख लेते हैं। अब वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बाय v 3dr बाय r समझ में आ जाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सुन लो यार। तो यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा? dv बाय v 3dr बाय r इज mg बाय ab। माइनस लिखना हो तो माइनस लिख दीजिए। तो यहां से बेटा dr बाय r क्या निकल के आ जाएगा? mg बाय 3ab। कह दो आ गया यार। और ये माइनस क्या बता रहा है कि रेडियस में dr नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। कह दो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात? अरे हाँ ना तो बोले। तो चलिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में। बस आप बहुत ध्यान से अगर ये वाले लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे, इसके नोट्स बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिस शीट के ही क्वेश्चंस कर लेते हैं खाली एसओटी के, तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें बेटा मैच लगभग फिक्स है। जो क्वेश्चन मिलना है वो आपको यंग्स मॉडुलस का मिलना है, और वो भी एरर्स में। अगर आप एरर्स के आए हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी इलास्टिसिटी चैप्टर की, और आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन काफी ही सिंपल आना है ना। तो कई बार ये वर्नियर कैलिपर्स के साथ मिक्स्ड होकर क्वेश्चन इसका मिलता है आपको, तो वर्नियर कैलिपर्स भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए बाकी बढ़िया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर से मुलाकात होती है आपके साथ फ्लूइड चैप्टर के साथ। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, थैंक यू।